से ही देते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि कम से कम हर खेत में 3 वर्ष के भीतर जो कार्बनिक खादें हैं वो दें। आज हमारे पास बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए ऑर्गेनिक जो हमारे खाद हैं या जो कार्बनिक खाद हैं, जैविक खाद हैं, उनका उत्पादन घर में करके, घर में छोटी छोटी फैक्ट्री लगा के, नाडेपिट है, इंदौर विधि है, बेंगलुरु विधि है, और भी कई विधियां हमारे इसमें आई हैं। आज के समय पर बहुत सामयिक जो डिकम्पोजर आया है, जिसको लगभग हम जो हमारा अवशेष है जो किसी काम का नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी नमी हम दे के और डिकम्पोजर डाल के उसको खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ऐसी कुछ विधियां हमारे वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों के लिए ईजाद की हैं। उसका लाभ लें और अपनी खेती को समृद्ध बनाएं, स्वस्थ बनाएं। निश्चित मान के चलें कि अगर हम अपने प्रत्येक खेत में जैविक खेती करेंगे, जैव उर्वरक डालेंगे और आपका मतलब जैविक पदार्थ डालेंगे, तो आपकी खेती न केवल सुधरेगी बल्कि इनमें क्या होता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेस होते हैं, यानी जैविक घटक होते हैं, उर्वरक खाद होते हैं, उसमें पौधे के लिए जो आवश्यक 16 से लेके 24 पोषक तत्वों की विभिन्न फसलों में आवश्यकता होती है, वो तमाम विद्यमान रहते हैं। हालांकि वो कम मात्रा में रहते हैं, लेकिन इतनी मात्रा उनकी पर्याप्त होती है कि उस पौधे के लिए उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। तो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ खेती सुधारने का जो मूल मंत्र है, हमारी खेती को हम सुधारें जैविक खादों के रूप में। एक और जैव उर्वरक की मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये किसान भाइयों को बहुत छोटे लगते हैं, सस्ते भी आते हैं, तो उनका शायद ऐसा मानना हो जाता है कि जो पदार्थ या जो आदान सस्ता है शायद वो कारगर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो प्रयोग हम लोग करते हैं खेतों में, उनने ये सिद्ध किया है कि अगर हम जैव उर्वरक, उदाहरण के तौर पर जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं, लगभग 7 प्रकार के राइजोबियम कल्चर विभिन्न फसलों में उपयोग किए जाते हैं, और जो अन्न वाली फसल है, जो खाद्यान्न है, एक दल वाली फसल है, उसमें हम जैव मतलब राइजोबियम की जगह एजोटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। तो ये पाया गया है, क्योंकि मैंने खुद लगभग 20 वर्ष से अलसी अनुसंधान में काम किया है, तो हमारे प्रयोग ये इंगित करते हैं, ये बताते हैं कि अगर हम एजोटोबैक्टर का उपयोग इसकी फसल में, अलसी की फसल में करते हैं, तो लगभग 10 से लेके 15% तक, जहां हम गोबर की खाद का सम्मिश्रण करते हैं तो उसमें लगभग 15% इजाफा होता है बिना जैव उर्वरक के, बिना खाद के। और अगर हम बगैर जैव उर्वरक के केवल एजोटोबैक्टर का सम्मिश्रण करते हैं, बीज में उसको निवेशित करते हैं, उसको डालते हैं, मिलाते हैं बोनी के समय, तो लगभग 10% इजाफा हमारी फसल के उत्पादन में मिलता है। कहने का मतलब ये जो हमारे जैव उर्वरक है, ये छोटे छोटे पैकेट जो आते हैं बाजार में आपकी उत्पादन के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके ये जो बाजार में उतारे हैं, उपलब्ध हैं, इनको भरपूर उपयोग करिए। जहाँ तक एक और जहाँ आपको खेतों को रसायन से जो होने वाली समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी, दूसरा जैव उर्वरकों के माध्यम से आपकी खेती का स्वास्थ्य सुधरेगा और उत्पादन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इस प्रकार अगर हमारे किसान भाई खुद का पानी 10% में निश्चित आय का स्रोत, जैसे आपका बागवानी है, फल वृक्ष हैं, और आपके जमीन में जैव उर्वरक और जैविक खाद, इनका अगर हम लगातार प्रयोग करते हैं तो निश्चित मान के चलें कि हमारी खेती समृद्ध होगी, सरल होगी, सस्ती होगी। और एक चीज जो मैंने किसान भाइयों को शुरू में निवेदन किया था कि शुद्ध फसल की जगह अगर हम अंतर्वर्ती फसल का उपयोग करते हैं, जिसको हम फसल चक्र बोलते हैं मोटे तौर पर, एक ही खेत में एक ही मौसम में फसलों को हेर फेर करके बोना फसल चक्र कहलाता है। इससे न केवल हमारी फसल जो हम बोएंगे उसमें अधिक उत्पादन मिलेगा, बल्कि जो खेती की जो दुर्दशा हो रही है, खेती जो बीमार हो रही है, उसमें सुधार होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी खेत में केवल सोयाबीन के ऊपर सोयाबीन या चने के ऊपर चना बोते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस खेत में उगरा की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उसी खेत में दलहन फसल की जगह तिलहन फसल या अन्न वाली फसल बोते हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है उनको लेते हुए, उनको
उपयोग करते हुए तो निश्चित मान के चलें कि उत्पादन तो भरपूर मिलेगा ही बदली हुई फसल का उस खेत में, लेकिन दूसरी ओर जो सबसे बड़ा जो उसके पीछे जो अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा वो होगा हमारे खेत के स्वास्थ्य में सुधार। तो अगर किसान भाई छोटी छोटी चीज़ों को, जो नुस्खे उनके पास हैं पहले से ही हैं और पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कुछ वर्षों से शुद्ध खेती को अपना लिया है तो उसमें फायदा तो होता है, लेकिन लंबे समय तक जब हम शुद्ध खेती करते हैं तो देखा गया है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें कुछ कमी आई है, उसका कहना चाहिए स्वास्थ्य खराब हुआ है। जैविक पदार्थ या जैव उर्वरक या जीवांश खाद, जैव उर्वरक से तो हमको केवल जीवाणु के द्वारा नत्रजन का स्त्रीकरण खेतों में होता है, पौधों को जो मिलता है, लेकिन जहाँ तक आपके जो कार्बनिक खाद हैं उनके उपयोग से आपकी मिट्टी की तमाम जैविक, भौतिक, रासायनिक जो संरचना है उसमें सुधार होता है और कहना चाहिए बिगड़ रहा है उसको रोकने में भरपूर मदद करता है। और आने वाले दिनों में अगर हम, ठीक है, अगर आप हर साल जैव उर्वरक या मतलब कार्बनिक खादें नहीं डाल पाते हैं, मत डालिए, लेकिन कम से कम 3 वर्ष में इनका हर खेत में समावेश होना बहुत आवश्यक है। अगर आप इन बिंदुओं को अपनाएंगे तो निश्चित मान के चलें कि आपकी खेती में सुधार होगा, आपको प्रति इकाई क्षेत्र शुद्ध लाभ की ज़्यादा प्राप्ति होगी। और जो कहना चाहिए किसान भाइयों को कुछ ऐसे हमारे उन्नत किसान भाई भी हैं जो जैविक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं और निश्चित रूप से वो अपने उत्पाद को अच्छे दाम में मार्केट में या बाजार में बेचते हैं, उनको लाभ ज़्यादा होता है। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई इस ओर बढ़े हुए हैं और मैं चाहूँगा कि हर किसान भाई को एक निश्चित रकबा, उनके पास जो भी रकबा है उसका कम से कम 1/10 10वां हिस्सा अगर वो जैविक खेती के रूप में उपयोग करेंगे, उनको उसी क्षेत्र से, उसी उत्पाद से ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना मिलती है। इसके लिए जो उसकी प्रक्रिया होती है जैविक खेती की, उसको अपनाएं, विशेषज्ञ से सलाह लेके उसकी प्रक्रिया पूर्ण करें और अपनी खेती में जो नुकसान दे रही है या जो शुद्ध आय की प्राप्ति कम हो रही है उसको बढ़ाने के लिए एक सशक्त माध्यम जैविक खेती भी हो सकता है। इस प्रकार से किसान भाई अगर हमारे मिली-जुली खेती करेंगे, मिश्रित खेती की जगह आपकी अंतर्वर्ती फसल पद्धति अपनाएंगे, जैविक खादों का प्रयोग करेंगे, उनका खुद का पानी का स्रोत होगा। आपके जो रोग बीमारी है, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे किसान भाई खेती शुरू करते हैं तो शुरू में जो बीजोपचार की जो हम लोग आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं, कम खर्च, कम समय, आपका कम पैसा उसमें लगना है, कम समय लगना है, बहुत कम निवेश होता है और बहुत सरल होता है। तो बीजोपचार करके, चाहे वो फफूंदनाशी का हो, चाहे वो कीटनाशी का हो या हमारे जो जैव उर्वरकों का उपयोग हो, ये अगर करके देंगे तो हमारी खेती कम आदान में, कम पैसे में समृद्ध होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। बहुत ही आवश्यक जानकारियां आदरणीय प्रमुख वैज्ञानिक महोदय के द्वारा सभी किसानों को प्रेषित की गई। अब कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे जो आशीष कुमार त्रिपाठी साहब को। डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और किसानों के लिए सदैव 15 सालों से आप कृषि विज्ञान केंद्र की सेवा में वैज्ञानिक के रूप में पदस्थ हैं। आपने सीहोर, छतरपुर, पन्ना और वर्तमान में सागर जिले में देवरी ब्लॉक के अंतर्गत बिजौरा में हमारा नया कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ है। आप वहां पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी के रूप में अपने कार्यों का संपादन कर रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी साहब का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है कृषि अनुसंधान एवं प्रसार का, जिनके माध्यम से इन्होंने सभी खरीफ की फसलों के साथ साथ उद्यानिकी की फसलों, सब्जियों की फसलों में भी जो है बड़े पैमाने पे काम किया है और इनके विस्तृत अनुभव को देखते हुए आज के मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सर का चुनाव किया गया है। मैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की तरफ से सर का आभारी हूं
और आज के कि उन्होंने बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। और मैं आज के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय आशीष कुमार त्रिपाठी सर का, कि आप आए और अपने प्रेजेंटेशन से हम सभी किसान भाइयों को लाभान्वित करें। डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्यासी साहब। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है ना? हेलो? यस सर, यस हेलो? सर। जी सर आवाज आ रही है। आज के इस कार्यक्रम में विद्यमान मौजूद हमारे संचालक प्रक्षेत्र डॉक्टर डी.के. पहलवान साहब, डॉक्टर एम.पी. दुबे साहब, प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रभारी क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, बलराम संदेश की जो टीम है, प्रणय व्यास साहब और भी हमारे तमाम लोग, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं आज इस चर्चा में भाग लेके कुछ हमारे जो अपने अनुभव हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले सर हम बात करते हैं कि जो भी रोग कीट व्याधि जो भी फसलों में तमाम तरह से लगते हैं, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे रोग हो, चाहे तमाम तरह के कीड़े हों या अन्य जो कारण हैं, इनसे ओवरऑल 18% करीब नुकसान हमारी विभिन्न फसलों में होता है, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी और राशि के रूप में एक बहुत बड़ी राशि होती है। अब जो बात आती है कि चाहे रोग हो, चाहे कीट व्याधियां हो, इनके जो इनका प्रकोप होता है, इनके प्रकोप के लिए हमें एक डिसीज ट्रायंगल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि होस्ट मतलब हमारी क्रॉप हम ले रहे हैं। इन्वायरमेंट अगर हमारा उपयुक्त हो जाएगा, इन्वायरमेंट अगर हमारा कीट व्याधियों के लिए अनुकूल हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम रोग और कीटों का नुकसान जो हमारा हो रहा है उसको हमें नियंत्रित करना कठिन होता है। तो इस डिसीज ट्रायंगल को समझना बहुत जरूरी है कि हम जो रोग है या जो कीट व्याधि है उसकी जो डिसीज साइकिल है या इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक करें। उसको ब्रेक करने के लिए या तो हम डेट ऑफ सोइंग हमारी ऐसी हो, या उसको ब्रेक करने के लिए हम कोई ट्रैप क्रॉप लगाएं, या उसको ब्रेक करने के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करें, या उसके लिए हम और तमाम जो उपाय हैं उनको करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी जो रोग व्याधियों की समस्याएं हैं उनको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें कि जो अधिक वर्षा माने जो ड्रिजलिंग होती है, लगातार जो बूंदाबांदी होती है, उसमें चाहे हमारी तिल हो, चाहे अरहर हो, चाहे आपका अरबी हो, चाहे अदरक हो, इसमें जो फाइटोप्थोरा ब्लाइट बीमारी लगती है, इस बीमारी का उपयुक्त जो इसका बीमारी का जो रोग कारक है फाइटोप्थोरा, वो जब ड्रिजलिंग का मौसम होता है, बूंदाबांदी लगातार 8-10 दिन तक चलती है और तापमान बढ़ता नहीं है, ऐसी स्थिति में इसका प्रकोप ज्यादा होता है, जैसे इस बार का मौसम रहा। तो हम वहां पे जल निकासी की व्यवस्था करें। अगर हमने जल निकासी की व्यवस्था कर दी, पानी वहां रुकेगा नहीं, तो बीमारी का प्रकोप कम रहेगा। तो ऐसे तमाम उपाय हैं जिनको हम अपना के इन समस्याओं को कम कर सकते हैं। वर्तमान मौसम में अगर हम देखें तो इस समय हमारे यहाँ उड़द की फसल काफी बड़े रकबे में हमारे जिले में, सागर में या आसपास के जो जिले हैं, वहां पे किसान भाइयों में सोयाबीन के स्थान पे कुछ एरिया में उड़द की फसल को अपनाया, और पिछले 5-6 सालों में इसका एरिया जो हमारे यहाँ 15,000-20,000 हेक्टेयर था, वो बढ़ के इसका 1 लाख से अधिक हेक्टेयर में हमारा हो गया है। और इसमें जो प्रमुख बीमारी इस समय आ रही है, जो लगातार बारिश हुई उसके बाद एंथ्रेक्नोज का प्रकोप हो रहा है। इसमें पत्तियों पे जो धब्बे बनते हैं वो हल्के से लाल रंग के होते हैं और पत्ती पे ये फैलते जाते हैं। अगर हमने इसको समय पे कंट्रोल नहीं किया तो हमारी पूरी पत्ती को सुखा देते हैं, जिससे हमारा उत्पादन कम हो जाता है। अगर ये बीमारी किसान भाइयों के खेतों में दिख रही है तो या तो वहां पे कार्बेंडाजिम या थियोफिनेट मिथाइल जो है उसकी 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल के अगर हम स्प्रे कर देंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय वो है पीला रोग का, MYMB जो है एलोवेन मूंग बीन एलो मोजेक वायरस जो है, इसकी जो बहुत बड़ी समस्या पूरे इलाके में, जहाँ पे उड़द की फसल लगी है उड़द में ये बीमारी आ रही है, जहाँ पे सोयाबीन की हमारी पुरानी किस्म 95-60 या जो नई किस्म है 20-34, इसमें भी इसका प्रकोप खूब मात्रा में देखने को मिल रहा है। ये एक प्रकार की विषाणु जनित बीमारी है और ये सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीट से फैलती है। ये बीमारी का प्रकोप अगर फूल आने के पहले होता है तो काफी नुकसान होता है, लेकिन फलियां बनने पे इसका अगर प्रकोप होता है तो 15 से 20% तक
हमारे उत्पादन में कमी होती है। तो अलग अलग समय पे बोनी का काम हमारे जिले में या नजदीक के समीपवर्ती जिलों में हुआ है। तो इस बीमारी का अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग खेतों में प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो खेत में सफाई रखें, खरपतवारों को समय पर नष्ट कर दें। अगर उन्होंने एक बार वीडीसाइड का उपयोग कर लिया तो वो अब दोबारा वीडीसाइड का उपयोग करने के बजाय उनको हाथ से निकलवा के खरपतवारों को खत्म करें। वहां पे पीले चिपचिपे प्रपंचों को लगाएं और जो रोगग्रस्त पौधे हैं उन रोगग्रस्त पौधों को निकाल के और वहां पे तत्काल कोई भी जो रस चूसक कीटों के लिए जो दवाइयां अनुशंसित हैं जैसे थायोमेथॉक्सेम है, इमिडाक्लोप्रिड है, या अगर वहां पे उनके यहाँ कुछ मात्रा में डिफोलिएटर्स है, कैटरपिलर है, इल्लियां हैं और साथ में रस चूसक कीट भी हैं, तो जो मिक्स कॉम्बिनेशन है थायोमेथॉक्सेम प्लस लैम्डासाइलेत्रिन, इनका हम स्प्रे करें जिससे दोनों प्रकार की जो कीटों की समस्या है उससे हम बचें। हमने हमारे सागर जिले में पिछले 5-6 सालों से जब से उड़द का रकबा बढ़ा है, हमने ये प्रयोग किया है कि अगर हमने समय पे वीड मैनेजमेंट किया और जो हमारी उड़द की जो हमारी फसल थी, उसको हमने इमिडाक्लोप्रिड 48% जो एक तरह का कीटनाशी है जिससे हम बीजोपचार कर सकते हैं, इससे हमने बीजोपचार किया और हमने समय पे 30 से 35 दिन की स्टेज पे हमने वहां पे जो सिस्टमिक हमारे इंसेक्टिसाइड हैं उनको हमने वहां पे डाला। तो आप जैसा फोटोग्राफ में देख रहे होंगे कि जहां पे हमने इस चीज का उपयोग किया मेड़ के इस साइड में, वहां पे पीला मोजेक के पौधे बिल्कुल नहीं है या इक्का दुक्का पौधे हैं, लेकिन जो मेड़ के इस तरफ जो हमारी फसल है जिसमें किसान ने अपनी पद्धति का उपयोग किया उसमें बीमारी का प्रकोप शुरू हो गया है और ये हार्वेस्ट होते होते तक काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो MYMB है, जो एलोवेन मोजेक वायरस है, इसके लिए हम रोगग्रस्त पौधों को निकालें और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें जिससे जो सफेद मक्खी है वो इस बीमारी का प्रसार ना कर सके, उसका कंट्रोल किया जा सके। आगामी जब आप उड़द की फसल लें, आगामी समय में चाहे गर्मियों में चाहे बरसात में, तो जो पीला मोजेक प्रतिरोधी किस्में हैं, PU30 है, PU31 है, IPU 94-1 है, शेखर 2 है, KU 96-3 है, इंदिरा उड़द प्रथम है, IPU 2-43 है, इन किस्मों को लगाएं। ये पीला मोजेक प्रतिरोधी है और बहुत अच्छे उत्पादन देने वाली किस्में हैं। कहीं कहीं पे उड़द में ये बरसात के मौसम की वजह से जो डिफोलिएटर्स हैं, जो पत्तियां खाते हैं, उनका प्रकोप है। अगर इस तरह की समस्या ज्यादा हो रही है तो आप कोई भी एक डस्ट फॉर्मुलेशन लेके, मिथाइल पैराथियान है या क्लोरोपाइरीफास है या आपका क्विनालफास डस्ट फॉर्मुलेशन लेके आप वहां पे डस्टिंग कर देंगे जहां पे फसल छोटी है, तो आपकी जो इंसेक्ट की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। इसकी मैं चर्चा कर रहा था कि ये जो फाइटोफोरा ब्लाइट जो डिसीज आई है, ये बारिश की वजह से लगातार जो है जो मौसम रहा है उसकी वजह से अभी भी वहां पे अगर पानी रुकने की समस्या है तो उसको निकाल दें, क्योंकि फिर एक ऐसी संभावना बताई जा रही है कि फिर से बारिश का मौसम अगले 2-3 दिनों में शुरू होगा। तो जहां पे इसका नुकसान हुआ है, जहां फसल छोटी है, वहां फिर कोई दिक्कत ना हो, तो उसको उससे बचने के लिए हम वहां पे जल निकासी की व्यवस्था करें और वहां पे कॉपर युक्त कवकनाशी जो आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या कॉपर हाइड्रोक्साइड है या फिर रिडोमिल MZ जो मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब जिसमें कॉम्बिनेशन है, उसका हम वहां पे स्प्रे और ड्रेंचिंग करके इस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अरहर को, अरहर का भी हमारे पूरे बुंदेलखंड में या जो आसपास रायसेन जिला है आपका, या आपका छतरपुर है, टीकमगढ़ है, आपका नरसिंहपुर है, सागर है, यहाँ पे अरहर की फसल भी ली जाती है, काफी अच्छे रकबे में ली जाती है। और ये दो नए इंसेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्लाइमेटिक जो वेरिएबिलिटी है उसकी वजह से इनका प्रकोप हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है। एक तो ब्लिस्टर बीटल का और दूसरा लीफ वेवर का। ये जो ब्लिस्टर बीटल है तो फूल जब आना शुरू होता है तो ये फूल को डैमेज करता है उसका, जिससे उसका जो फली में परिणत नहीं हो पाता। और वर्तमान में जो लीफ वेवर है ये पत्ती मोड़क टाइप का है, पत्तियों को मोड़ के उसके अंदर रहता है और पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। आगे चल के जब हमारा फूल आने का प्रारंभ होगा पीजनपी में, अरहर में, उस समय जो फली छेदक कीट है उसका काफी प्रकोप होता है। इसके अलावा ये जो पॉड बग है, पॉड बग से भी ये हमारा पुराना कीड़ा है जो काफी नुकसान होता है। इन तीनों चारों कीटों के नियंत्रण के लिए अभी हमारे पास खूब पर्याप्त समय है। हम वहां पे प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें, ये निगरानी और नियंत्रण दोनों का काम करता है। दूसरा फेरोमोन जो ट्रैप है, फेरोमोन प्रपंच है, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे होंगे, 6 से 8 प्रति हेक्टेयर के मान से यदि हम लगा देते हैं तो ये भी निगरानी के काम आता है और साथ ही
बहुत सारे एडल्ट जो है इसमें ट्रैप हो जाते हैं, जो कि आगे चल के एग लेइंग में मदद नहीं कर पाते, जिससे हमारा नियंत्रण का काम होता है। जब शुरुआत हमारी सितंबर के महीने में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो, उस समय हम एनपी वायरस या बैसिलस थुरिनजेंसिस या ब्यूवेरिया बेसियाना कोई भी जैविक कीटनाशी डाल सकते हैं। इसके बाद अगर मान लो आपको ऑर्गेनिक या जैविक कीटनाशी नहीं डालना है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ जो क्लोरेंट्रानिप्रॉल जो रेनेक्सिपायर के नाम से आता है, या तो उसको या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट का हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो इल्लियों की समस्या है, जो फली छेदक है, वो हमारे खत्म हो जाएंगे, हमारा नुकसान होने से बच जाएगा। बाद की अवस्थाओं में जब हमारी जो अरहर है उसमें फलियां लग जाती हैं, तब उसमें पॉड फ्लाई नामक कीट का काफी प्रकोप होता है। ये जो कीट है, इसकी मादा अंडरोपक से फली के अंदर अपना अंडा दे देती है, और अंडे से जो मैगट निकलता है वो हमारे दाने को डैमेज करता है, और हम जब ऊपर से फलियां तो काफी दिखती हैं, लेकिन जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तब हार्वेस्टिंग में हमें 1 या 2 दाने एक फली में ठीक-ठाक मिलते हैं, अदरवाइज सारे दाने हमारे खराब हो जाते हैं। तो फसल बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बाद में इस कीट का प्रकोप होने से 70-80% तक हमारा जो यील्ड लॉस हो सकता है। इससे बचने के लिए आप जो मिक्स कॉम्बिनेशन वाले थायोमेथॉक्सम प्लस लैम्ब्डासाइलोथ्रिन है, या आपका थायोक्लोप्रिड है, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी मेन जो फसल है वो सोयाबीन। सोयाबीन में वर्तमान में जो आपका चालकोल रॉट है या रूट रॉट है, इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये क्या है, पैचेस में आता है शुरुआती दौर में। अभी जैसे बारिश खत्म हुई, बारिश के बाद शुरुआत में ये पैच में एक विशेष टुकड़े में आता है, और खासतौर से वहीं आता है जहाँ थोड़ा जल रुका हुआ था। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हम वहाँ पे जिस जगह पे इस बीमारी का प्रकोप हुआ है, उतनी जगह के पौधों को हम निकाल के वहाँ पे कोई भी एक फफूंदनाशी का हम वहाँ ड्रेंचिंग कर दें, जिससे वो बीमारी फैले नहीं, और खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करें। ये भी बिल्कुल रिसेंट 2-3 दिन पहले ही मैंने खेत में देखा है। तो ये बीमारी और जाके आपके आगे ना बढ़े, इसके लिए आपको प्रॉपर ड्रेनेज करना है, और जिस जगह पे इस तरह के पौधे सूखे हैं, उन पौधों को खेत से रोग आउट करके निकाल के, और उस जगह पे आप फंजीसाइड की ड्रेंचिंग कर दें। थियोफेनेट मिथाइल है, कार्बेंडाजिम है, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, या नहीं है तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो आता है, उसको हम डाल सकते हैं। इसके बाद आगे चल के खास तौर से जब हमारा जो मैच्योरिटी का टाइम है, उस समय पे एक बीमारी राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जो बीमारी है, उसका काफी प्रकोप हमारे पूरे प्रदेश में जगह-जगह पिछले 2-3 सालों से देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है कि पत्तियों पे शुरुआत में जैसे आप देख रहे होंगे अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, और बाद में पूरी पत्ती झुलस जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्ती को उबाल दिया हो, पानी में उबल गई हो। तो अगर ये हमने 95-60 लगाई है खास तौर से, तो उसमें फलियां बनने पे ये बीमारी की समस्या आ सकती है। उससे बचने के लिए आप थियोफेनेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का समय रहते स्प्रे कर देंगे, तो इस बीमारी को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे इस समय इस तरह का ये राइजोक्टोनिया जो एरियल ब्लाइट है, उसकी वजह से ये पत्तियां हमारी उबली हुई सी हो जाती हैं, और बाद में पूरी पत्ती पीली पड़ के झड़ जाती है, और केवल फलियां खेत में रहती हैं, जिससे फली के अंदर जो दाने का विकास है वो बहुत प्रॉपर नहीं हो पाता, और जब दाने का विकास नहीं हो पाता तो हमारी उपज में काफी गिरावट आती है। तो इस बीमारी का काफी प्रकोप पिछले 2-3 सालों से अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहा है। इसको हमें बिल्कुल सजग रहने की जरूरत है। पत्तियों पे किसी प्रकार की कोई सिम्टम दिखाई दें, तत्काल आप जो है विशेषज्ञ से सलाह लेके कृषि विज्ञान केंद्र, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, वहां पे आप संपर्क करके और इस बीमारी का तत्काल नियंत्रण करें। सोयाबीन में भी ये पीला मोजेक काफी आ रहा है, खासतौर से 20-34 में इसका प्रकोप काफी देखने को अभी इस समय मिल रहा है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप रोगी पौधों को खेत से निकाल के और फिर आप जो है वहां पे किसी भी एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। सोयाबीन में तमाम तरह के कीड़ों का प्रकोप होता है, जो अलग-अलग तरह से हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ हमारे स्टेम को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे स्टेम फ्लाई है, गडल बीटल है। कुछ हमारे जो पत्तियों को खाने वाले कीट हैं, जैसे टोबैको कैटरपिलर है, सेमी लूपर है, बेयार हैरी कैटरपिलर है, लीफ माइनर है। इसके अलावा सोयाबीन में व्हाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स जैसे इनका प्रकोप होता है, और फली छेदक कीट जो हमारा हेलिकोबर्पा आर्बिगेरा है, इसका प्रकोप होता है। तो ये जो गडल बीटल है, गडल बीटल या स्टेम फ्लाई का प्रकोप
जहाँ भी होना होगा वो हो गया होगा, क्योंकि इसका जो प्रकोप होता है वो 1 महीने के पहले हमारे खेतों में जब पौधा मुलायम होता है उस समय इसकी जो मादा है वो सोयाबीन के अंदर अंडा दे देती है और अंडे से जो इसका लार्वा निकलता है वो अंदर ही अंदर सोयाबीन के पिक को खा जाता है। अगर इसी प्रकार से स्टेम फ्लाई है, स्टेम फ्लाई का प्रकोप भी पिछले 3-4 सालों में काफ़ी हमारे क्षेत्र में बढ़ा है। ये भी जगह-जगह नोड पे इसकी जो मादा है वो अंडे दे देती है और जिससे वो उसका एडल्ट वहाँ पे नुकसान करके बाहर निकल जाता है। इन दोनों प्रकार के कीड़ों के नियंत्रण के लिए थायोक्लोप्रिड, आपका रेनेक्सिपायर है, बीटा साइक्लोथीन प्लस इमिडाक्लोप्रिड है, थायोमेथॉक्सिन प्लस लैम्ब्डासाहेलुत्रिन है या प्रोफेनोफास, किसी भी एक कीटनाशी का हम स्प्रे कर सकते हैं जिससे हमारी ये जो गर्डल बीटल और स्टेम फ्लाई की प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। इसके बाद पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट हैं, खासतौर से तंबाकू की इल्ली और आपका सेमी लूपर, इसका ये जो आपको सेमी लूपर तमाम तरह के 2-3 तरह के जो सेमी लूपर है, ग्रे सेमी लूपर, ग्रीन सेमी लूपर, इनका काफी प्रकोप होता है सोयाबीन में जो पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हम रेनेक्सिपायर है, क्विनालफास है, प्रोफेनोफास है, इंडोक्साकार्ब है, लैम्ब्डासाहेलुत्रिन है, ये तमाम तरह के कीटनाशी है, फ्लूबेंडिमाइड है, तो इनका हम स्प्रे करके इन डिफोलिएटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो रस चूसक कीट है इसकी चर्चा हमने पहले भी है, खासतौर से सफेद मक्खी, इसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथॉक्सेम किसी भी एक कीटनाशी का हम स्प्रे कर सकते हैं, या इल्ली और कीट माने रस चूसक कीट दोनों प्रकार का अगर प्रकोप आपको समझ में आ रहा है तो वहां पे जो मिक्स वाले कॉम्बिनेशन है जैसे बीटा साइक्लोथीन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथॉक्सेम प्लस लैम्ब्डासाहेलुत्रिन, तो इन मिक्स कॉम्बिनेशन का उपयोग करें। किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने स्तर पे किसी प्रकार के 2 केमिकल 3 केमिकल को मिलाने का प्रयास ना करें। बाजार में जो रेडी मिक्स आ रहे हैं, प्री मिक्स जो इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं, उनका ही केवल उपयोग करें जिससे उनको काफी फायदा होगा। तो ये सोयाबीन की बात हो गई। इसके बाद मूंगफली का भी कुछ हमारे जिले में और आसपास में मूंगफली में भी मूंगफली का भी इलाका रकबा है, किसान भाइयों ने मूंगफली लगाई है क्योंकि बारिश अधिक हुई थी और फसल हमारी छोटी थी, तो जहाँ पे पानी रुकता है वहाँ पे स्क्लेरोशियम रोल्फसाई जो फंगस है वो जमीन से लगे हुए तने को खराब कर देता है और वहाँ पे दूध दही जैसा सफेद सफेद उसके लिए स्क्लेरोसिया आपको देखने को मिलते हैं और उस जगह से हमारा जो मूंगफली का पौधा है या और भी कोई फसल है वहाँ पे सूख जाती है। उस बीमारी से बचने के लिए हम वहाँ पे रोगग्रस्त पौधों को निकाल के अलग कर दें और फिर वहाँ पे आप हेक्साकोनाजोल या कार्बोक्सिन किसी भी एक फफूंदनाशी की वहाँ पे हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसको हम इससे बचने के लिए हम हमारा जो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस कल्चर है उसका भी हम 1 लीटर 200 लीटर पानी में घुल के उसका स्प्रे कर सकते हैं। बाद की परिस्थितियों में टिक्का डिसीज का प्रकोप भी होता है पत्तियों के ऊपर और जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो पूरी की पूरी पत्तियां हमारी खराब हो जाती हैं। उसके लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो प्री मिक्स फंजीसाइड है या अकेले मैनकोजेब जो आता है उसका हम स्प्रे करके इस बीमारी से बच सकते हैं। जो तिल का हमने आपको बताया, तिल में अरहर में फाइटोफोरा जो ब्लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, चूंकि तिल का एरिया भी इस बार हमारे जिले में मुझे ऐसा अनुमान है कि 5 से 10,000 हेक्टेयर में तिल का एरिया भी है और जो हमारा समीपवर्ती जिला है टीकमगढ़, आपका छतरपुर, रायसेन, यहाँ पे यहाँ भी तिल का एरिया है। तो इस बीमारी से अब जो नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन और फर्दर इसका स्प्रेड ना हो उसके लिए आप रोग के लक्षण जहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या डाइथेनियम 45 या जो रिडोमिल है उसको हम स्प्रे और ड्रेंचिंग उसका कर सकते हैं। तिल में जो पुरानी किस्में हैं या जो जो घर का बीज किसान भाइयों का है वहाँ पे सिसमी में या जो जो फिल्लोडी बीमारी है ये एक तरह के रस चूसक कीटों के द्वारा फैलती है और ये माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी है। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वो गुच्छा सा बन जाता है, उसमें झाड़ीनुमा हो जाता है। तो इन पौधों को हमें खेत से निकाल के और वहाँ पे किसी भी एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है जिससे हमारा ये कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन में किसान भाइयों ने मक्के की फसल भी काफी लगाई हुई है। हमारे यहाँ क्या समीपवर्ती जिलों में भी काफी जगह पे मक्के की फसल लगाई हुई है। मक्के का ये एक ऐसा कीट है जो मक्के के साथ पिछले 2 वर्षों से नुकसान पहुंचा रहा है, खासतौर से छिंदवाड़ा, बैतूल या और जो मक्का ग्रोइंग एरियाज हैं वहाँ पे इसका आर्मी वर्म का काफी प्रकोप हो रहा है। इसकी खास पहचान ये है कि जो इसका ऊपरी जो सिर वाला हिस्सा है वहाँ पे उल्टे वाई के आकार का उसमें निशान बना रहता है जैसा आप ये देख रहे होंगे
और जो आखिरी जो इसका सेगमेंट है वहां पे 4 बिंदियां रहती है इसमें, जबकि जो तंबाकू की इल्ली है उसमें सिर्फ दो बिंदियां रहती है ये, जबकि इसमें ये 4 बिंदियां रहती हैं और उसमें ये फोरहेड पे उल्टे बाई का निशान नहीं रहता है। इसकी हमें पहचान करनी है और पहचान करने के बाद हमें इसका कंट्रोल करना है, क्योंकि ये काफी नुकसान पहुंचाता है। ये सबसे पहले जो है 2016 में अफ्रीका में पाया गया था और 2018 में हमारे देश में इसकी कर्नाटक में इसको देखा गया और इसके बाद ये जगह-जगह फैल गया। जो जलवायु परिवर्तन की जो परिस्थितियां हैं, जिनमें तापमान और जो आर्द्रता का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे यहाँ का जो मौसम है इसके लिए बहुत अनुकूल है और ये बहुत शीघ्रता से प्रजनन करता है, तो इससे नुकसान काफी होता है। इसकी जो पहचान मैंने आपको बताई कि इसके जो फोरहेड पे उल्टे वाई के आकार का निशान रहता है ये वाला, और इसके जो लास्ट वाला जो हिस्सा है उसमें चार बिंदियां सिमेट्रिकल रहती हैं, ये इसकी खास पहचान है। और ये झुंड में, जैसे तंबाकू की इल्ली झुंड में अंडे देती है, उसी प्रकार से ये भी झुंड में अंडे देता है और फिर ये अब हमारा जो मक्का है उसको बहुत ज्यादा डैमेज करता है। हालांकि ये अच्छी बात है कि इसका जो नुकसान होता है वो शुरुआती 30 दिन में बहुत ज्यादा होता है। जब हमारी फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होती है और हमारा हार्डनेस आ जाती है, तो ये कीट उतना नुकसान नहीं करता है। लेकिन शुरुआती दौर में जहाँ मक्का हमारा लगभग 1 महीने का होता है, वहां इससे ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह का डैमेज हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल रहा है, तो वहां पे फ्लूबेंडेमाइड 20 WDG या स्पाइनोसैड या इमामेक्टिन बेंजोएट, ये 3 नए जनरेशन के कीटनाशी है। हमारा यहाँ पे विशेष गुजारिश है कि जो मक्का में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनकी अनुशंसाएं हैं कि जो हमारे पुराने कीटनाशी हैं, चाहे कुनालफास हो, चाहे क्लोरोपाइरीफास हो, चाहे आपका प्रोफेनोफास हो, या और हमारे जो पुराने कीटनाशी हैं वो इस पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसलिए हमें नई जनरेशन के जो कीटनाशी हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट, फ्लूबेंडेमाइड, स्पाइनोसैड, इसका स्प्रे करना है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे इलाके में डायरेक्ट सीडेड राइस या आसपास के इलाके में जो रोपा वाला जो पद्धति है उससे धान की खेती हो रही है, और धान में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जो हाइब्रिड धान जिन्होंने लगाई हुई है वहां पे उनको फॉल्स स्मट की समस्या आ सकती है, या जो पुरानी परंपरागत किस्में जो लगाई हैं उनमें शीत ब्लाइट है या ब्लास्ट है, इसका प्रकोप हो सकता है। तो आप जैसे इनकी कोई समस्या देखने को मिले उसको आप विशेषज्ञ से सलाह लें, और शुरुआती दौर में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या टेबुकोनाजोल किसी भी एक फफूंदनाशी का छिड़काव करके हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फॉल्स स्मट की समस्या आ रही है, ये हाइब्रिड धान में बहुत ज्यादा आती है। पिछले साल इसका काफी प्रकोप हुआ था, जबलपुर में, सतना में, रीवा में इसका काफी प्रकोप हुआ था। तो अगर ये बीमारी अगर आपको देखने को मिल रही है, शुरुआती दौर में जो धान जब इसमें लगती है तो वहां पे पीला पीला गॉल्स बनते हैं, बाद में ये काले गॉल्स में परिणित हो जाते हैं, वहां पे हम प्रोपिकोनाजोल का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। इसी प्रकार से धान में, चूंकि ज्यादा समय तक खेत में रहने वाली फसल है, 100-110 दिन खेत में रहती है, और पानी भी उसके आसपास हम ज्यादा पानी लेने वाली क्रॉप है, इसलिए ज्यादा ग्रीनिश रहती है, इसलिए इंसेक्ट का प्रकोप भी उसमें ज्यादा होता है। लीफ फोल्डर है, स्टेम बोरर है, बीपीएच का भी, हालांकि अपने यहाँ बीपीएच नहीं है ज्यादा, लेकिन आपका थ्रिप्स हैं और भी तमाम तरह के जो माइनर या मेजर पेस्ट है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके लिए हम, जब हमारी धान 30 से 40 दिन की हो उस समय हम वहां पे एक मिक्स कॉम्बिनेशन वाले कीटनाशी का, या अगर रस चूसक कीटों की समस्या ज्यादा है तो वहाँ थायोमेथोक्सेम का स्प्रे कर सकते हैं, और या फिर अगर इल्लियों का और रस चूसक कीटों का प्रकोप है तो हम थायोमेथोक्सेम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हुई फसलों की बात। इसके बाद हमारा जो जिला है और समीपवर्ती जो जिला हमारा रायसेन है, वहां पे टमाटर फसल को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप के रूप में लिया गया है। हमारे जिले में भी लगभग 6000 हेक्टेयर में टमाटर की फसल हो रही है। टमाटर में तमाम तरह की फोलियर डिसीज लगती हैं जिनकी वजह से काफी नुकसान होता है। तो अगर हम टमाटर की रेस बेड प्लांटिंग करते हैं, सीडलिंग को ट्रांसप्लांटिंग से पहले हम किसी भी कीट फफूंदनाशी से या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके उसकी प्लांटिंग करते हैं, जमीन में ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद में मिला के उपयोग करते हैं। 30 दिन की अवस्था पे हम सूडोमोनास जो कल्चर हमारा है उसका हम स्प्रे करें, और बाद में जो आपका क्लोरोथेलोनिन और थियोफिनेट मिथाइलेन का ऑल्टरनेट स्प्रे अगर हम 15-15 दिन की अवस्था पे 40 और 55 दिन पे करते हैं, तो हमारी जो टमाटर की फसल 120 से 150 दिन तक खेत में रहती है, उसमें फिर हमारे पण धब्बा रोग की समस्याएं नहीं रहती हैं। तो ये आईडीएम है टोमेटो के लिए जो हमने यहाँ पे
स्टैंडर्डाइज किया है सागर में। हमने इसका फार्मर्स के यहाँ ऑन फार्म टेस्टिंग में लिया है और हमें इसके काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। इसी प्रकार से जो फ्रूट बोरर की समस्या है, जो इंसेक्ट की प्रॉब्लम है टोमेटो में, उसके लिए हम फेरोमोन ट्रैप 10 प्रति हेक्टेयर लगाना, जिससे मॉनिटरिंग और कंट्रोल होता है। जो एलो स्टिकी ट्रैप है उनकी 150 प्रति हेक्टेयर को हम खेत में लगाएं और शुरुआती दौर में नीम का तेल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर, ब्यूवेरिया बेसियाना 100 मिलीलीटर पर हेक्टेयर, और बाद में जब हमारी फसल करीब 40 से 50 दिन की हो जाए तब वहां पे एक स्प्रे हम थायोमेथोक्सेम का, और उसके 15 दिन बाद इमामेक्टिन बेंजोएट का अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमारी टमाटर की जो फसल है पूरे 120 से 150 दिन जब वो खेत में रहती है तो उनसे उसमें इंसेक्ट की प्रॉब्लम को आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ हमने कुकुरबिट्स में देखा कि डाउनी मिल्ड्यू का काफी प्रकोप हो रहा है कुकुरबिट्स में। लोग गर्मियों में भी और बरसात में भी इसको लेते हैं, तो वहां पे हम आपका क्लोरोथेलोनिल का स्प्रे अगर उसमें हम करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। रोगग्रस्त पौधों को हम पत्तियों को तोड़ के अलग कर दें और इसके बाद क्लोरोथेलोनिल का स्प्रे करते हैं तो हम डाउनी मिल्ड्यू को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बैक्टीरियल डिसीज में हमारे यहाँ नींबू में सिट्रस कैंकर और सब्जियों में खासतौर से जो बैक्टीरियल बिल्ट है उसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो वहां पे हम जो सिट्रस कैंकर की जो प्रॉब्लम है उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम यानी 50 जो आपका 50 ग्राम 25 लीटर पानी में घोल के अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमारी जो बैक्टीरियल जो ये सिट्रस कैंकर है वो उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो खासतौर से टोमेटो में, चिली में और ब्रिंजल में जो बैक्टीरियल बिल्ट की प्रॉब्लम आती है, जिसमें कि पौधा हरा हरा बना रहता है और हरे में ही सूख जाता है। शाम को जो पौधा हमें हरा दिखेगा, सुबह वो उसकी पत्तियां मुरझाई हुई दिखेंगी और 2-3 दिनों में फिर वो सूख जाता है। इस बीमारी का खास लक्षण है कि तुरंत सडन डेथ होती है पौधे की। अगर ऐसा हो रहा है तो उस पौधे को मई मिट्टी के आप खेत से बाहर निकाल दें और वहां पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या कॉपर युक्त और भी कोई कवकनाशी है उसका हम वहां पे ड्रेंचिंग करें तो निश्चित तौर पे हमें लाभ होता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि तमाम तरह के पोषक तत्वों की कमी हमारे मिट्टी में आ रही है। हमने एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 60 से 70 के दशक में हमारे पूरे देश में केवल नाइट्रोजन की कमी थी, जो 2025 तक जाते-जाते करीब-करीब हमारी मिट्टी में 7 से 8 प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो इन पोषक तत्वों की कमी से तमाम तरह की पत्तियों पे लक्षण आते हैं और किसान भाई उसको बीमारी समझ के उसमें हम कोई एंटीबायोटिक डालता है, कोई फंजीसाइड डालता है, कोई कुछ डालता है, कोई उसकी पहले हमें पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी पहचान के लिए जो पुरानी पत्तियों पर लक्षण आते हैं, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के आते हैं। जो नई पत्तियों पे जो धब्बे आते हैं या जो पीलापन आता है, वो हमारा सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर का आता है और पुरानी और नई दोनों प्रकार की पत्तियों पे जिंक की कमी के लक्षण आते हैं और जो ऊपरी कलिका है, ऊपरी कलिका पे कैल्शियम और बोरॉन के लक्षण आते हैं। तो जिंक का तो क्लियर हो गया कि जिंक का पुरानी और नई दोनों पत्तियों पे होते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम और बोरॉन का, तो उसमें भी हमारे यहाँ बोरॉन की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मान लीजिए नई पत्तियां पुरानी हो रही हैं और उसमें जो नसें हैं वो हरी बनी हुई हैं तो वो आयरन की कमी से है और नसें अगर पीली बनी हुई हैं तो वो सल्फर की कमी से, क्योंकि आयरन और सल्फर की कमी अपने आसपास की मिट्टियों में कहीं-कहीं देखने को मिलता है। इसी प्रकार से पुरानी पत्तियों में अगर मृत धब्बे बन रहे हैं तो वो पोटास की कमी से है और मृत धब्बे नहीं बन रहे हैं और हरी नसें हैं तो वो मैग्नीशियम की कमी से है और पीली नसें हैं तो वो नाइट्रोजन की कमी से है। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट के आधार पे हम पोषक तत्वों की कमी का जानकारी लेके, आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन की कमी में जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली पड़ती हैं, फास्फोरस की कमी जो पत्तियां हैं वो उनका कलर चेंज हो जाता है, जो हमारा मक्का है वो इंडिकेटर प्लांट है। इसी प्रकार से पोटास की कमी में जो पत्ती के जो किनारे हैं वो पीले पड़ते हैं। बोरोन की कमी में हमारा पौधा क्रूप हो जाता है, मतलब उसकी पत्तियां जो है वो क्रूप हो जाती हैं या मिर्च वगैरह में मिर्च जो है टेढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार से सल्फर की कमी जो है वो नई पत्तियों में आती है, जो सबसे नई पत्तियां होंगी उनमें सल्फर की कमी दिखती है। जिंक की कमी से नई और पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों में पीलापन आता है और खासतौर से धान में जिंक की कमी से खैरा नामक बीमारी आती है। इसी प्रकार से मोलिब्डेनम का जो है वो हमारे, चूंकि सागर जिला एक ऐसा जिला है कि यहाँ साल भर गोभी की खेती होती है, कम से कम 8 से 10 महीने तक हमारा गोभी 3 या 4 बार 3 बार कम से कम किसान गोभी की फसल लेता है।
आपका खरीफ, लेट खरीफ और रबी 3 बार गोभी की फसल ली जाती है। तो यहाँ पे मॉलिब्डेनम और बोरॉन की कमी है, इसकी देखने के बाद हम इसकी पूर्ति करें। अब ये सारी जो बातें हमने की कि ये फंजीसाइड डालें, ये इंसेक्टिसाइड डालें, ये सब डालें। अब सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में है कीटनाशियों का सुरक्षित उपयोग। ज्यादातर जो हमारे कीटनाशी हैं, उनमें 4 तरह के निशान बने हुए होते हैं, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का और रेड कलर का। तो जो ग्रीन कलर का या येलो कलर का जो हमारा जो इंसेक्टिसाइड है, ये हमारी खाद्य फसलों के लिए है। सब्जियों के लिए तो खासतौर से ग्रीन लेवल इंसेक्टिसाइड है। और जो हमारा ब्लू कलर का है या जो रेड कलर का है, ये हमारी अखाद्य फसलों के लिए है, कॉटन वगैरह के लिए है। लेकिन किसान भाई बिना इसको जाने, बिना इसको समझे बाजार से ज्यादा टॉक्सिक दवा को हाईली जो इफेक्टिव हो उसको लेके आता है। जब इसका स्प्रे करते हैं तो तमाम तरह की जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को। दूसरी बात, लेवल क्लेम। जो भी कीटनाशी का इजाद होता है, कंपनी बनाती है, उसके लिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड भारत सरकार में उसको पंजीयन होता है और पंजीयन के दौरान लेवल क्लेम होता है। मतलब वो इंसेक्टिसाइड किस फसल के लिए बनाया गया, किस कीड़े को मारने के लिए बनाया गया है। तो हमें लेवल क्लेम के आधार पर भी कीटनाशी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस प्रकार से बिना देखे, बिना जाने समझे अगर हम पौध संरक्षण रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे हमारे जो पॉलिनेटर्स हैं, जो परागण का काम करते हैं, खासतौर से इंसेक्ट, उनमें उनका काफी नुकसान हो रहा है। हमारी जो मधुमक्खियां हैं, हमारी जो तितलियां हैं, बर्ड्स हैं, इनका काफी नुकसान हो रहा है, ये काफी डैमेज हो रही है, जिससे परागण की प्रक्रिया हमारी प्रभावित हो रही है। इसलिए हमें जो कीट हैं उनको एकीकृत कीट प्रबंधन द्वारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे रखना है। मतलब आर्थिक हानि स्तर का मतलब ये है कि कीटों की संख्या इतनी कम हो कि उससे हमारा जो स्प्रे का खर्चा है उससे भी हमारा नुकसान कम हो। तो हम इस सिद्धांत को अपनाते हुए जो हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है उसको अपनाएं। ये एक नॉलेज इंटेंसिव हॉलिस्टिक अप्रोच वाला, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ समय से निर्णय लेने वाला एक काम है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सिलेक्टिव कीटनाशी है उनका कम और सुरक्षित उपयोग हो, वातावरण का कम से कम प्रदूषण हो, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे और कम लागत में किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो हम जो स्वच्छ कृषि है उसको करें, सैनिटरी जो हमारा मेजर्स है उनको अपनाएं, अच्छी क्वालिटी का सीड मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल उपयोग करें, जो अवांछनीय पौधे हैं उनको निकालें और जहां से हम लेके आ रहे हैं वहां से उसमें किसी प्रकार का कोई रोग या कीट हमारे बीज या प्लांटिंग मटेरियल के साथ ना आए। पादप रोगों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा कल्चर जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। उसको हम बीजोपचार के रूप में और मिट्टी उपचार के रूप में हम गोबर की खाद या केचुआ की खाद में मिला के उसको मिट्टी में डालें। माइकोराइजा एक वर्तमान में किसान भाइयों के बीच में काफी पॉपुलर है। माइकोराइजा एक तरह का फंजाई है जो पौधे की जड़ों में सहजीवी रूप में रहता है। तो ये पोषक तत्वों को पौधे को उपलब्ध कराता है और पौधे से कुछ मटेरियल प्राप्त करके पौधे की जड़ क्षेत्र में रहता है। ये काफी पॉपुलर और बहुत सस्ता है, इसका उपयोग करें। इसके अलावा हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में तमाम तरह के बायो फर्टिलाइजर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों, चाहे वो किसी भी दूसरी फसलें हो। जैसा का जिक्र हमारे डॉक्टर MP दुबे साहब ने अपने व्याख्यान में दिया कि बायो फर्टिलाइजर के उपयोग से हम पोषक तत्वों की काफी बचत कर सकते हैं और हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको हम बेहतर रख सकते हैं। तो तमाम तरह के जो पाउडर फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, ये जबलपुर में उपलब्ध है और हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे जो 22 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के, वहां पे बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो ये हमारे पास सागर में भी है। इसके अलावा जो हमारे यांत्रिक या हम हाथ से पकड़ के कीड़ों को नष्ट करें, प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें, जिससे कीड़ों की निगरानी और नियंत्रण होता है। रस चूसक कीटों के लिए जो पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच है ये सफेद मक्खी और माहू के लिए हैं। जो नीले रंग के चिपचिपे प्रपंच हैं वो थ्रिप्स और माइट्स के लिए हैं। हम नीम को भी अपने जो इंसेक्ट कंट्रोल का हमारा एक काम है उसमें हम नीम के तमाम उत्पाद, नीम की पत्तियों के जो है रस को या नीम की निबोली के रस को या नीम के तेल का उपयोग करते हैं। तो रोग और कीट नियंत्रण दोनों में मददगार होता है। मैं अभी एक लिटरेचर पढ़ रहा था कि अगर नीम के तेल का हम या नीम की निबोली का स्प्रे करते हैं तो कीट नियंत्रण उतना नहीं होता, लेकिन जो अंडे होते हैं उनकी हैचिंग नहीं हो पाती, तो अंडे से जो इल्ली निकलनी है वो नहीं बन पाती है। दूसरा, ये एंटीफीडेंट होता है, मतलब जब हम इसका स्प्रे करते हैं
तो जो हमारे डिफोलिएटर्स हैं वो पत्तियों को नहीं खाते हैं, फलियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो हमारा नुकसान होने से बच जाता है। इसके बाद जो हमारा जैविक कीटनाशी है, जो खूब पर्याप्त मात्रा में हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में तैयार हो रहा है, और ये जो पत्तियों को खाने वाले कीट हैं, उनके लिए 1 लीटर प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है, और थ्रिप्स में भी इसका उपयोग करते हैं हम। जवाहर जो ब्यूवेरिया बेसियाना है, ये इसका उपयोग कर सकते हैं। एनपी वायरस का उपयोग कर सकते हैं, तमाम तरह के कीड़ों को कंट्रोल करता है। बैसिलस थूजेंसिस है, इसका भी हम जैविक कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो मेटाराइजम एनासोफिली कल्चर है हमारा, इसको भी हम भूमिगत कीटों के लिए और इल्लियों के लिए, दोनों प्रकार के कीटों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। बहुत अच्छे परिणाम है इसके। इसी प्रकार से हमारा वर्टिसिलियम लैकिनी है, ये रस चूसक कीटों पे बहुत अच्छा इफेक्टिव है। हमारी यूनिवर्सिटी में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इसका उपयोग करके आप रस चूसक कीटों की जो वर्तमान में समस्या है, जो जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियां हैं, इनमें जो जैसे मिलीबग है, व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, इनका प्रकोप बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसमें बहुत अच्छा कारगर है ये, इसका उपयोग करें। इसके अलावा जो हमारे प्राकृतिक जैव प्रतिनिधि हैं, जो नेचुरली हमारे इंसेक्ट को कंट्रोल करते थे, जैसे असेसियन बग है, मेंटिस है, ये जो मुलायम शरीर वाले कीट हैं, उनको पकड़ के ये खाते थे, लेकिन हमने ज्यादा मात्रा में और जो सुरक्षित नहीं थे उन कीटनाशियों का उपयोग किया, जिससे हमारे जो मित्र कीट हैं वो नष्ट हो गए। तो अगर हम इन कीटों का संरक्षण करेंगे, जैसे एसेसियन बग है, मेंटिस है, ड्रैगन फ्लाई है, डेसिमल फ्लाई है, तो ये जो मुलायम शरीर के कीट हैं, जैसे आपका माहू है, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, या छोटे-छोटे कैटरपिलर हैं, उनको ये खा के नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से लेडी बर्ड बीटल, ये भी हमारा एक मित्र कीट है। इसी प्रकार से क्राइसो परला कॉर्निया, ये भी जो है तमाम तरह के कीटों को नेचुरली खाता है। इसी प्रकार से हमारा जो स्टिंग बग है या स्क्वैश बग है, ये तमाम तरह की छोटे-छोटे मुलायम शरीर के कीड़ों को खा के नष्ट करते हैं, तो इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से हमारा जो सिरफिट फ्लाई है, हॉपर फ्लाई है, ये भी हम संरक्षण कर सकते हैं। तमाम तरह की चींटी, अब कई बार किसान भाई चींटियों के लिए दवाई डालते हैं, जबकि ये हमारी मित्र कीट हैं। चींटियां वहीं लगेंगी जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई मधुस्राव हुआ है, मतलब कोई डिसीज का या इंसेक्ट का प्रकोप है, और वहां पे हनी टाइप का कुछ मटेरियल निकल रहा है, वहां पे चींटियां लगेंगी। तो ये हमारी मित्र कीट है, इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी जो बातें थी, अगर हम इनको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो रोग कीट नियंत्रण का काम है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। और जब वो बहुत अच्छे तरीके से होगा तो हमारे किसान भाइयों को कम लागत में, कम खर्चे में अच्छी आमदनी प्रतीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत आयोजित आज की इस किसान संगोष्ठी में एवं वेबिनार में आदरणीय आशीष त्रिपाठी सर का बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन हम सब लोगों को देखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान भाई निश्चित रूप से आज के इस प्रेजेंटेशन से लाभान्वित होंगे और अपनी खेती में समेकित प्रबंधन के माध्यम से कैसे अपने खेती को कम लागत में बेहतर उत्पादन हेतु सुव्यवस्थित कर सकते हैं, अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कि उनकी लागत कम हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है आय प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर से लेने से पहले मैं विश्वविद्यालय के संचालक प्रक्षेत्र आदरणीय डी पहलवान साहब को आमंत्रित करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग बीज उत्पादन के साथ साथ अनुसंधान का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डी पहलवान साहब को कि वो आज के कार्यक्रम की कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय डी पहलवान साहब, संचालक प्रक्षेत्र जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। प्यासी जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, तो आज के जो कार्यक्रम के मुख्य हमारे सूत्रधार रहे हैं वो हमारे डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर त्रिपाठी जी,
सागर कृषि अनुसंधान केंद्र के जो प्रभारी हैं हमारे दुबे साहब, और इस वेबिनार में जो सम्मिलित हमारे किसान भाइयों, मैं अपने आगे वक्तव्य दूं उसके पहले मैं सभी किसान भाइयों को, हमारे साथी वैज्ञानिकों को ये 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि ये जो हमको आज़ादी मिली है इसका हम सही माने में और सही तरीके से उपयोग करते हुए इस प्रदेश को, अपने जिले को, अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पे ले जाएंगे। ये जो अपना कार्यक्रम किसान भाइयों के लिए चल रहा है, ये मैंने 2-3 दिन पहले डॉक्टर प्यासी जी को कहा था कि इस तरह के प्रोग्राम में अपन रखना चाहते हैं। देश की आज़ादी के दिन अपन किसान भाइयों से जोड़ना चाहते हैं, और राष्ट्र की भी तरफ से ये मांग थी कि जो जहां वैज्ञानिक है वो किसानों से जुड़े और जो बात किसानों से करना चाहते हैं वो करें। तो उसी तारतम्य में मैं आपसे भी जुड़ना चाह रहा हूँ। साथियों, ये इस साल का जो मौसम है बड़ा अजीब सा है। कहीं पे बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है और कहीं पे हम पानी के लिए रोज बादल देखते हैं कि कहीं पानी गिरे तो हमारी फसल लहराने लगना शुरू करे। तो ये बड़ी विषम परिस्थिति है किसान खेती के लिए, और ये सिर्फ विषम परिस्थितियों से किसान अक्सर 10 साल में कम से कम 3 या 4 बार जरूर जूझता है। तो इस विषम परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं कि किसान को थोड़ा सा मनोबल बढ़े और किसान को भी थोड़ा सा फायदा मिल सके। तो मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि हमारा ये जो क्षेत्र है, जो जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, पवारखेड़ा हो गया, हमारा सागर हो गया, दमोह हो गया, ये जो जिले हैं ये सोयाबीन की खेती यहाँ पे प्रमुखता से होती है, या दलहन की खेती होती है जिसमें अरहर, मूंग, उड़द है। और ये रबी के सीजन में चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, माने दाल वाली फसल की खेती ज्यादा करते हो। गर्मी और बरसात के दिनों में सोयाबीन की खेती ज्यादा होती है। और ये इस तरह के मौसम में जो हम लोगों ने अभी भ्रमण करा है 6-7 जिलों में, ये देखने में आ रहा है कि सोयाबीन की फसल अच्छी हालत में है। और सोयाबीन की फसल में ये जो अभी डॉक्टर त्रिपाठी साहब कह रहे थे कि जो पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, वो पानी की कमी के कारण नहीं होके एक वो जो सफेद कीट की बात करी थी, वो सफेद जो व्हाइट फ्लाई होता है, सफेद कीट होता है, बहुत छोटा होता कीट है। राई के जो दाना होता है उससे भी आधे आकार का होता है। तो ये जो सफेद कीट है ये पौधों की पत्तियों से, फूलों से, फलियों से रस चूसता है, और इसके पेट में एक वायरस होता है, और वायरस को उस पत्ती में छोड़ देता है। वो वायरस मल्टीप्लाई होता है और फिर उस पौधे को संक्रमित कर देता है ये बीमारी से। तो ये वो बीमारी है जो कीड़ों द्वारा फैलती है, मगर है ये रोग। तो जैसा डॉक्टर त्रिपाठी जी आपको संदेश दे रहे थे कि इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। ये इस विषम परिस्थिति में जब आप तेज धूप खिली रहे, वातावरण में गर्मी रहे और जमीन में थोड़ी सी नमी बनी रहती है, तब ये कीट बहुत तेजी से फैलता है और हमारी फसल को 3-4 दिन में ही पूरा संक्रमित कर देता, पीली पीली फसल हो जाती है। तो यहाँ किसान भाइयों को मैं एक संदेश ये देना चाहूंगा कि जहाँ पे फसल अभी फूल अवस्था के पहले है, सोयाबीन की फसल, वो बहुत जरूरी है कि अपने खेतों का जरूर भ्रमण करें। और अगर फूल अवस्था के पहले ये कीट का प्रकोप होता है, उस कीट से ये सफेद पीला मोज़ेक रोग फैलता है, तो देखने में आया लगभग 74%, माने 2/3 फसल का उत्पादन गिर जाता है। तो लगभग ये जो फूल अवस्था के पहले वाली फसल है, ये बिल्कुल सचेत हमारे किसान भाई रहें और हर दिन ना जाए, मगर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन अपना खेत के अंदर जाके जरा पौधों को देखें कि हमारे पौधे की पत्तियां पीली तो नहीं पड़ रही, पीली और हरी ये मिक्स करके आती हैं। और जैसे ही अपने को 2-4-10 पौधे खेत में देखते हैं, उसको खेत से उखाड़ें, और खेत से उखाड़ के मेड़ पे ना फेंके, बल्कि उसको अच्छा होगा गड्ढे में गाड़ दें या बहुत दूर ले जाके अपन कहीं चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये कार्य जो सोयाबीन की फसल फूल अवस्था के पहले वहां काम करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों को पुनः मैं एक तरह से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां सोयाबीन की फसल फूल अवस्था के पहले है, पीला मोज़ेक रोग आता है, तो उत्पादन में 75% की गिरावट होती है।
यही पीला मोज़ेक रोग फूल अवस्था के बाद आएगा तो उत्पादन में 50% की कमी करता है। और यही पीला मोज़ेक रोग कहीं कहीं फसल जो जल्दी बोती गई फली अवस्था पे आ गई तो फली अवस्था पे इसका प्रभाव कम होता है, लगभग 20-25% नुकसान करता है। तो किसान भाई इससे सचेत रहें। इसका प्रकोप मैंने 6-7 जिलों में व्यक्तिगत रूप से किसानों को खेत में भ्रमण करते देखा है और इसके लिए सचेत रहें। और जो हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी ने दवा बताई है वो दवा का बड़ा सेलेक्टिव उपयोग करें। किसी विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर प्यासी जी हैं या MP दुबे साहब हैं या त्रिपाठी जी हैं या किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सलाह लेके ही दवा का छिड़काव करें, क्योंकि ये जो कीट है ये विशेष दवा ही से मरता है, सब दवाइयों से नहीं मरेगा ये। और इस कीट का रोकथाम बहुत जरूरी है। दूसरा मेरा सुझाव किसान भाइयों के लिए ये है कि आगामी मौसम में ये जो मौसम चल रहा है 1-2 महीने के बाद हम आगामी मौसम में हमारे जिले में हम चने की बोनी करेंगे और विशेष रूप से गेहूं की बोनी करते हैं सागर में, ओडिशा में, रायसेन में। तो इसके लिए हम तैयारी कर लें और जो भी अच्छा बीज है, जहां से भी आपको विश्वसनीय स्थान है, बीज का चुनाव करें। और खड़ी फसल में एक बार देखने में आ रहा है कि खड़ी फसल में किसान भाई DAP का उपयोग करते हैं, चाहे वो धान की फसल है या अन्य फसल में है, या कहीं कहीं खड़ी फसल में यूरिया का उपयोग करते हैं, सोयाबीन में, मक्का में, मूंग में, उड़द में। तो ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है। ज्यादा यूरिया देने से ये सफेद मक्खी का प्रकोप और तेजी से फैलेगा, तो यूरिया का बिल्कुल उपयोग न करें, विशेषकर सोयाबीन के लिए, क्योंकि ये रोग को और तेजी से फैलाएगा। इससे यूरिया डालने से पत्तियों में मिठास आती है और मिठास आने के कारण ये कीड़े का और तेजी से प्रकोप बढ़ता है। तो ये 1-2-3 बात मैं आपके साथ जोड़ना चाहता था। हमारे प्यासी जी और त्रिपाठी जी और MP दुबे साहब ने आपसे चर्चा करी है, काफी बात आपसे मिलजुल के ये सदा बात करते रहते हैं। मेरे से आज पहला मौका आया है, तो सभी किसान भाइयों को पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस की हमारे जो आजादी मिली है उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये फसल हमारा जो मौसम है ये आगे आने वाले समय में अनुकूल बनेगा। और जो आने वाला जो कृषि का मौसम है, जहां आप गेहूं की, चने की, मसूर की बोनी करेंगे, अच्छे बीज लेके अच्छी जाति का चुनाव करके बीजोपचार करके आप बोएंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। सभी किसान भाइयों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सादर धन्यवाद श्रीमान। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन हम सभी किसान भाइयों को लिए प्रेरणादायक होगा और अपनी फसल को कम लागत में बेहतर उत्पादन हम कैसे कर सकें और साथ ही साथ आपके द्वारा दी गई टिप्स को अपनाकर अपनी खेती को कैसे बेहतर बना सकें, इस दिशा में आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। कार्यक्रम के किसान भाइयों को अनुरोध कर विषय से संबंधित जो समसामयिक चर्चा है उस विषय से संबंधित, कीट व्याधियों से संबंधित आप अपने प्रश्नों को सीधे व्यक्तिगत रूप से हैंड रेज करके आप अपना परिचय देते हुए हमारे वक्ता डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी के सामने रख सकते हैं, या कि आप चैट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्नों को लिखकर भी हमें भेज सकते हैं। आपके प्रश्न और को आप इस तरीके से जो है प्रस्तुत करें जिसके माध्यम से आपकी जिज्ञासाओं का हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका समाधान कर सकें। आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है मुकेश झारिया जी का। मुकेश झारिया जी, स्वयं को अनम्यूट करते हुए आप अपना परिचय दें और फिर अपना प्रश्न रखें। सर नमस्कार सर। हेलो, आप अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, MP डिस्ट्रिक्ट मंडला से बोल रहा था, मुकेश झारिया जी। जी सर, एक्चुअल में क्या होती है, राहर की जब बोनी की जाती है तो उस समय क्या है, बीज को मकड़ी खा जाते हैं, या फिर अगर किसी तरह कोशिश करके पौधा उग भी जाता है तो बड़ी पेड़ होने के बाद उनकी पत्तियां जो पीली होने के बाद झड़ जाती हैं और पेड़ सूख जाते हैं।
सॉइल इंसेक्टिसाइड के रूप में आप जो हमने आपको बताया मेटराइजम एनासोफिली, इस कल्चर को आप 1 किलोग्राम कल्चर को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की पकी हुई खाद में मिला के और बोनी के पहले खेत में आप इसको डाल दें। और जो आपका अरहर है के बाद फिर आप बोनी करेंगे तो जो सॉइल में रहने वाले जो इंसेक्ट हैं वो उसको नुकसान नहीं करेंगे, है ना। जी और अगर बस ये उपाय आपको काफी अच्छा रहेगा, इससे आपको जो जमीन में रहने वाले इंसेक्ट है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। और जब वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी अरहर ठीक रहेगी। या बाद में अगर मान लीजिए अरहर की फसल उगने के बाद ऊपर से कोई कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कोई भी डस्ट फॉर्मुलेशन आप लेके, जो क्लोरोपाइरीफास डस्ट है या क्विनालफास डस्ट है या मिथाइल पैराथियन डस्ट है, इसकी डस्टिंग भी कर सकते हैं हम खेत में, भुरकाव भी कर सकते हैं, जिससे आपका फसल में होने वाला नुकसान बच जाएगा। क्या सर, पत्ता पेड़ तो बड़ी हो जाती है पर पत्तियां पीली होने के बाद जड़ जाती है, इसके बाद पेड़ सूख जाते हैं। नहीं, तो या तो सॉइल में रहने वाले इंसेक्ट जमीन से उसको जड़ को काट देते हैं, या जी फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी, तो आप मिट्टी की जांच करा लें एक बार। जी और जी जो पोषक तत्वों की जरूरत हो उन पोषक तत्वों को आप फिर मिट्टी की जांच कराने के बाद जमीन में जी जी। उपयोग करें तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। सर, अपनी मिट्टी की अगर जांच करानी है तो किससे संपर्क करनी पड़ेगी? हर जिले में और हर विकास खंड में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जी तो जी आप मिट्टी की जांच फसल कटाई के 15 दिन बाद, जैसे अभी मान लीजिए हमारी जो फसल खड़ी हुई है जी उसकी जी कटाई के 15 दिन बाद आप खेत से नमूने लेके और जी जिले में जिले स्तर पे और विकास खंड में विकास खंड स्तर पे जो भी कृषि अधिकारी हैं उनसे जी आप जी संपर्क करके मिट्टी की जांच करा सकते हैं। जी। ठीक, अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विजय मनेरिया जी को। विजय मनेरिया जी, आप स्वयं को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न रखें जी परिचय सर। देते हुए। जी सर, नमस्कार सर। मेरा नाम विजय मिनारिया है, प्रतापगढ़ राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। सर आपका बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा वेबिनार दिया आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, जो आपने टॉक्सिक लेवल के बारे में बताया ना सर, रेड ग्रीन ब्लू, तो सर उसमें येलो ज्यादा हार्मफुल होता है या फिर ब्लू वाला ज्यादा हार्मफुल होता है सर? सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है रेड कलर का, फिर उसके बाद सेकंड रहता है ब्लू कलर का, और तीसरे नंबर पे है येलो कलर का, और सबसे लास्ट में आता है ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर वाला सेफ रहता है, कम हानिकारक है। जी सर, एक क्वेश्चन और ये था सर, अभी जैसे सर ने बताया था सोयाबीन के बारे में बताया था कि व्हाइट फ्लाई एफिड ये आ चुके हैं, तो सर यदि अपन फ्लावर की स्टेज है, फूल अच्छे खासे आ गए हैं और व्हाइट फ्लाई का आक्रमण हो गया है, तो सर इस टाइम अपन थाइमेथोक्सम का स्प्रे करेंगे तो फूल के ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा सर? बिल्कुल, जब 50% से अधिक फूल आ जाते हैं तब हमें वहां पे कीटनाशी का स्प्रे नहीं करना है। जब इसके बाद फलियां लगने लगे, फूल खत्म होने की स्थिति में हो, फलियां लग जाए, फिर हम कीटनाशी का स्प्रे कर सकते हैं। यदि 50% से ज्यादा फूल नहीं आए तो अपन कर सकते हैं ना सर? हाँ, 50% फ्लावरिंग तक कर सकते हैं। शुरुआती दौर में जब फ्लावर स्टार्ट हुआ है तब हम कर सकते हैं। या फिर इसके लिए अभी आप नीम का जो नीम ऑयल या नीम बेस्ड जो पेस्टिसाइड है उनका स्प्रे कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। विश्व प्रताप चौरसिया जी, विश्व प्रताप चौरसिया जी का एक प्रश्न है सर कि क्या जैविक कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण जो है विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिल सकता है? कृपया इनकी हाँ, समस्या का। मैं जब भी ट्रेनिंग करूंगा आपका नंबर मुझे दे दीजिएगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। ऑनलाइन हम उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, है ना। जैविक कीटनाशी बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग करके आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे। इसी से मिला जुला एक और प्रश्न है निखिल कि ब्रह्मास्त्र और 10 पानी अर्क जैसे कीटनाशक जो है कितने असरकारक हैं? नहीं, अगर हम इनको शुरुआती दौर से इनका उपयोग करते हैं और एक काफी बड़े इलाके में 2-3-4 लोग मिलके अगर इसका उपयोग करते हैं तो ये काफी अच्छे काम करते हैं। अगर एक किसान केवल इसका उपयोग करेगा, बाकी लोग पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे, तो उतना लाभ नहीं हमें मिल पाता है। तो कई लोगों को मिलके एक साथ 3-4, 5-6 एकड़ में जब हम इसका उपयोग करेंगे तो ये बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे कारगर हैं। बहुत अच्छी जानकारी।
इसके बाद अक्षय पटेल जी का प्रश्न है हरदा जिले से, और उनका ये कहना है कि अरहर में पॉड फ्लाई के कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कब करना उचित होगा? जब फलियां लग जाती हैं, फलियां लगने के बाद, मतलब अक्टूबर के बाद, जब हमारी जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी हैं, जो दिसंबर में या जनवरी में कटती हैं, तो उनमें अक्टूबर के महीने में फलियां लगने लगती हैं, तो अक्टूबर में आप स्प्रे कर सकते हैं फलियां लगने के बाद। जी सर। सर एक और प्रश्न आया है, और ये प्रश्न हमेशा ही जो है प्रदेश या प्रदेश के बाहर के किसानों के द्वारा जो है पूछा जाता है कि हमारे पास जो जैव उर्वरक प्रयोगशाला है और जहां कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, साथ ही साथ प्रयोगशाला में के माध्यम से भी हम हमारे यहाँ जो भी जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक का जो है निर्माण और विपणन का कार्य होता है, तो उसको ऑनलाइन मोड से क्या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है एडवांस पेमेंट की स्थिति में? बिल्कुल, ऐसा एक बिल्कुल। प्रश्न अगर आया कोई हमें हुआ है रिक्वेस्ट राकेश भेजता है, पाटीदार। अगर कोई रिक्वेस्ट हमें भेजता है पहले इन एडवांस, तो हम जबलपुर से उसको हम लाके और उसको भेज सकते हैं। जी, जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ। एक और प्रश्न है राहुल त्रिवेदी का, ये मंडला जिले से हैं, और इनका ये कहना है कि धान में बार-बार जैसे केचुए जो है छोटे-छोटे धान की जड़ों को बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिस कारण धान का पौधा कमजोर होकर सूख जाता है, और उन्होंने इसमें अभी फिप्रोनिल 0.6 लेकिन उसका लाभ नहीं मिला है, ऐसा उनका कहना है। वो जो भी किसान भाई पूछ रहे हैं, मंडला कृषि विज्ञान केंद्र से मेटाराइजम कल्चर जो है उसको लेके और गोबर की खाद में या लकड़ी के बुरादा में उसको मल्टीप्लाई करके फिर खेत में उसका उपयोग कर दें, तो उसके अच्छे परिणाम उनको मिलेंगे। जी सर। एक और हमारे प्रगतिशील किसान, जैविक किसान हैं अर्जुन पाटीदार जी सुभाषरा मंदसौर से, और इनका प्रश्न है कि हमारे यहाँ अभी मूंगफली के पत्ते के ऊपर से पीलापन लिए हुए हैं। फसल में उकठा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा के साथ स्यूडोमोनास का वर्मी कंपोस्ट के साथ उपयोग किया गया था, जिससे उकठा रोग तो रुक गया, लेकिन पत्तों का पीलापन दूर नहीं हो रहा है। ये प्रश्न है अर्जुन पाटीदार जी का सुभाषरा मध्य प्रदेश से, जैविक कृषक हैं। नहीं, अगर पत्तियां पीली हो रही हैं तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो सकती है, वो पोषक तत्वों की कमी से भी हो सकता है। तो उसकी फोटोग्राफ आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें तो मैं एक बार देख लूंगा। अंदाज से उसकी दवाई या कोई केमिकल नहीं बताया जा सकता। हमारा जो नंबर है वो लेके आप व्हाट्सएप कर दें पत्तियों को, सुबह उसकी फोटो खींच के, तो मैं एक बार देख लूंगा कि कोई डिसीज के सिम्टम है या कोई पोषक तत्वों की कमी है। सो अगर मुझे समझ में आएगा तो ठीक है, मैं किसी और से पूछ के बात करके फिर आपको प्रॉपर रेमेडी बता दूंगा। आदरणीय अर्जुन जी, आपसे अनुरोध है कि आप, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी आप विगत 5-6 सालों से हम सबसे जुड़े हुए हैं, तो आप अपने खेत के फोटोग्राफ्स उपलब्ध करा दें, जिससे विशेषज्ञ के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो सके। एक और प्रश्न है सर राहुल सिंह जी का, और इनका ये प्रश्न है कि ओरिजिनल डिकम्पोजर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये डिकम्पोजर हमारे यूनिवर्सिटी में भी है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में, और इसके अलावा आप इफ्को से या एनएफएल से, जो इफ्को कंपनी है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, वो भी लोग भी इसका बना रहे हैं। और गाजियाबाद में जो हमारा जैविक खेती का अनुसंधान केंद्र है, वहां भी मिलता है, तो ऑनलाइन भी उनको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। 4-5 ऑप्शन है आपके पास। आप यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं और एनएफएल, इफ्को या जैविक खेती केंद्र से ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप। प्यासी जी, यस सर। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। सर अगर वो जो किसान भाइयों ने जो केचुआ वाली बात करी थी ना, वो अभी है यस। अपने पास के अलग हो गए ग्रुप से? हैं सर। तो मंडला जिले के किसान हैं। इसका मैंने प्रकोप देखा है, ये होशंगाबाद में, नरसिंहपुर में, जबलपुर में, मंडला, ये जो क्षेत्र है जहाँ पे पारंपरिक रूप से धान लगाते हैं, वहाँ ये तेजी से ये जो कीड़ा ये पनप रहा है।
और किसान भाई ने ठीक बताया था कि ये जो कीड़ा है केचुआ जैसा होता है, जो जड़ों से जो रस चूसता है वो जड़ों के पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पीलापन आता है और उत्पादन में काफी गिरावट होती है। ये जो कायदे में केचुआ जैसे दिखने वाला कीट है, ये है क्लिक बीटल, इसका नाम है क्लिक बीटल। और ये उन खेतों में ज्यादा पाया जाता है जहां पर कच्ची गोबर की खाद का उपयोग ज्यादा हुआ हो, या जो जिनके मेड़ों पर पेड़ आदि उगाते हैं, मतलब खेत के किसी भाग में गर्मी के मौसम में भी छाया रहती है, नमी रहती है। धान के खेत जहाँ पे मेड़ में अगर कोई वृक्ष लगा है, आम का लगा है या जामुन का लगा है या बबूल लगा है, जिसकी छाया नीचे जमीन में पड़ती है और गर्मी के मौसम में वहां पे थोड़ा सा नमी बनी रहती है, कच्ची गोबर की खाद उपयोग करें और धान के बाद धान कई सालों से लगा रहे हैं, वहां ये क्लिक बीटल का ये लार्वा है। तो इसका काम ये है कि ये केचुआ जैसा दिखता जरूर है मगर जड़ों से बहुत तेजी से रस चूसता है। इसका निदान के लिए किसान भाई ने प्रोपेनिल डाला था। मेरा उनसे सुझाव ये कि बहुत जल्दी मरने वाला कीट है ये, दवा डालें, दवा डालने के बाद कम से कम 4 या 5 दिन उस खेत से अपने को पानी नहीं निकालना है, क्योंकि दवा पानी में घुलती है और सिसक के नीचे जाती है जहाँ केचुआ रहता है, वो मारती है। अगर हम दवा डालने के बाद अधिक वर्षा आ गई, उससे अपन ने मोगा खोल दिया या फिर हमने पानी निकाल दिया दवा डालने के बाद, तो दवा पानी के साथ दवा बह जाती है। तो ये दवा डालें। और जो मैंने परिणाम देखा है कि जो फोरेट आती है ये थिमेटेंजी के नाम पे मिलती है, अगर बाजार में या कार्बोफ्यूरान के नाम पे मिलती है, 4 एकड़ के प्रति किलोग्राम से डालेंगे तो बहुत तेजी से केचुए के ऊपर जो है प्रभावी नियंत्रण मिलता है। एक बार दवा डालने से फिर दूसरी बार जो उनने दवा डाली है वो भी सही है, मगर मैंने जितना अनुभव करा है कि ये जो दवा मैंने बताई कार्बोफ्यूरान आता है, ये बहुत अच्छी तरह से इसका प्रभावी नियंत्रण करता है। 4 किलो एकड़ पीछे डालना है, दानेदार है उसको डाल दें और उसके बाद 4 या 5 दिन तक खेत से पानी नहीं निकाले, अन्यथा उसका असर कम मिलेगा। तो यह मेरा कुछ सुझाव था किसान भाइयों के जो मंडला जिले के थे। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सुझाव था। मैं उम्मीद करता हूं कि किसान भाई को इसको अपनाकर लाभ प्राप्त होगा। अगले प्रश्न के रूप में मनोज मुंडेल जी का है, जो जिला उज्जैन से हैं, और इनका सवाल है कि आलू की फसल में लगने वाली माताजी नामक बीमारी से का प्रकोप हो जाता है और इस बीमारी का क्या इलाज हो सकता है। बीमारी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है पर सर त्रिपाठी सर, माताजी बीमारी क्या होता है, इसके सिम्टम क्या है बीमारी के? शायद फाइटोप्थोरा ब्लाइट की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि वही फाइटोप्थोरा ब्लाइट का प्रकोप हमारे मध्य प्रदेश में कम होता है, लेकिन अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जो मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब है उसका स्प्रे हम कर सकते हैं। और आलू जो है आपको उनको बीजोपचार करके ही आपको आलू की फसल को बोना है ना, बिना बीजोपचार के नहीं बोना है। और जो स्रोत है सीड का आपका, उसको जरूर देख लें कि वहां इसके पहले वहां बीमारी का प्रकोप तो नहीं हुआ है। तो अच्छे स्वस्थ आलू के बीज हम उपयोग करें। और जब ठंड में दिसंबर या जनवरी में जब टेम्परेचर एकदम डाउन होता है तब इस बीमारी का प्रकोप होता है, तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब है उसका समय रहते स्प्रे कर दें तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात सर। आशुतोष शर्मा सर का हैंड रेज है, मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रश्न रखें। आशुतोष शर्मा जी, अनम्यूट करें श्रीमान जी। आशुतोष जी अनम्यूट कर दिया सर। आवाज आ रही है मेरी? सर जी आवाज आ रही है सर? यस सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर? नमस्कार। यस सर, यस सर, यस सर, अपना प्रश्न रखें सर। जी सर, मेरा प्रश्न ये था, अभी थोड़ी देर पहले किसान ने भी ये प्रश्न रखा था। मेरा आपसे ये पूछना था कि जब भी सोयाबीन की क्रॉप बोई जाती है और जैसे जो उसमें फूल आने की जो स्थिति होती है, जिसमें अभी एक प्रश्न पूछा भी गया था, अब फूल आने की स्थिति है और अगर 50% से ज्यादा फूल आ चुके हैं,
अब सर सोयाबीन की जो क्रॉप होती है वो उसमें ऐसी आइडियल स्थिति नहीं बन पाती है। मान लीजिए कि 50% से पहले अगर फूल आ रहे हैं, हम उनका इंसेक्ट का उपयोग कर लें। मान लीजिए हम करना भी चाहते हैं लेकिन लगातार बारिश हो रही है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाए। अब 50% से ज्यादा अगर फूल खिल गए हैं और हमको कोई बीमारी दिख रही, तो उस केस में क्या करना चाहिए? नहीं, बीमारी की शुरुआत देखो ऐसा है कि कोई एक दिन में तो होती नहीं है, या इंसेक्ट का प्रकोप एक दिन में तो होता नहीं है। आप खेतों की अगर समय रहते समय से निगरानी करते रहें, तो ऐसा नहीं है कि हमें इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड डालने का टाइम ना मिले। दूसरा, जो इसके पहले आपने जो प्रश्न किसी ने पूछा था व्हाइट फ्लाई या पीला मोजेक के लिए, तो पीला मोजेक के कंट्रोल करने के और तमाम सारे उपाय हैं। उन उपायों को अगर हम शुरुआत से फॉलो करें तो हमें एकदम फूल आने के दौरान दवा डालने की शायद आवश्यकता ना पड़े। सबसे पहले तो रोगी पौधों को आप खेत से रोग आउट करें, और जो हमारे नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड हैं या जो वर्टिसिलियम लैकिनी है, इस तरह के हम जो पेस्टिसाइड हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के हैं उनको हम डालेंगे, तो हमारे फूल को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। बाद की परिस्थितियों में जब फूल के बाद फलियां लग जाएं, फिर आप कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उस स्टेज को एस्केप कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न सर तरुण मिश्रा जी का है, रीवा जिले से। तरुण मिश्रा जी अपना प्रश्न रखें, अनम्यूट करते हुए स्वयं का परिचय दें। सर नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो, तरुण मिश्रा बोल रहा हूँ सर, रीवा से। जी। मैं धान की और सोयाबीन की खेती करता हूँ। हेलो। जी जी, आ रही आवाज आपकी, बोलो। सर ये कहना चाह रहा था मैं कि अभी मैंने लास्ट ईयर अपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया खेत का। तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी थी हमारे खेत में, हाँ। उसका जो सजेशन दिया गया तो सॉलिड और फॉलिक दोनों का बताया गया था। अब उसमें सर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो मार्केट में जिंक और बाकी जो मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन वो मोनोहाइड्रेट और 33 और 21% के अलग अलग तरीके से बताए जा रहे हैं। नहीं तो जिंक की कमी थी क्या आपकी मिट्टी में? जी जी, जिंक भी कम था और अपना मोनिबिडियम कम था और सल्फर भी कम था। अच्छा, तो सल्फर के लिए बेंटोनाइट सल्फर का आप सॉइल में उपयोग कर सकते हैं। जिंक के लिए आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप सब्जियां लगाते हैं तब आपको मोलिब्डेनम की बहुत आवश्यकता है। अदरवाइज आपको धान में या गेहूं में या सोयाबीन में मोलिब्डेनम की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिंक और सल्फर अगर कम है आप, तो सल्फर को बेंटोनाइट सल्फर के रूप में या सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करके हम पूर्ति कर सकते हैं। और जिंक की पूर्ति के लिए जिंक सल्फेट जो आता है वो 20 से 25 किलोग्राम जिंक पर सल्फेट हेक्टेयर। सर अपना जिंक सल्फेट 33% का यूज करना है या 21% का? दो तीन कैटेगरी का, उसमें भी मोनोहाइड्रेट आता है सर। अभी जो हमारे डॉक्टर दुबे साहब हैं या जो पहलवान साहब है, डॉक्टर पहलवान साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर कितने परसेंट वाला, मुझे लगता है 33% वाला उपयोग करना है अपने को। हाँ त्रिपाठी और जी। जी सर। हाँ बस ये जो रीवा के किसान हैं, इनने मिट्टी की जांच कराई तो पहले तो बधाई देते हैं। ये प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में है कि मिट्टी की जांच कराने के बाद ही अपनी खेती के लिए रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। अच्छी बात है ये सभी किसान भाइयों को इस तरह से जागरूक होना चाहिए। दूसरा, इनका बहुत स्पेसिफिक एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन था कि हम जिंक कौन सा डालें। तो सिफारिश हम लोग करते हैं कि जिंक खाद जो बाजार में मिल रही है वो 5% से लेके 33% तक के बीच की मिलती है। कोई 5% है, किसी में 8% है, किसी में 13 है, किसी में 22 है, किसी में 24 है, किसी में 33% है। तो ये अलग अलग, हाँ ये अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। और ये किसान भाइयों को मैं बिल्कुल बता दूं, ये फैक्ट्री में बनने वाली कोई उर्वरक नहीं है, फैक्ट्री में नहीं बनते ये जमीन के नीचे जो चट्टान होती हैं उसको निकाल के उसको पीस के देते हैं, तो चट्टान में जितना जिंक होता है वो थैली के ऊपर लिख देते हैं। तो हमारी सिफारिश ये है, साधारणतः जिंक को हर फसल में नहीं देना जी, 6 फसल लेने के बाद एक बार देना। माने अगर हमें साल भर में 6 फसल ले रहे हैं, एक ही साल में 6 फसल ले ली उस खेत में, तो हर साल डालना है। मगर ऐसा होता नहीं, अब खरीफ में और रबी में साल में 2 ही फसल लेते हैं, तो हर तीसरे साल के, हाँ तीसरे साल के बाद चौथे साल में फिर खरीफ मौसम में डालना। हर साल डालने की जरूरत नहीं है। इसकी मात्रा होती है
जिंक सल्फेट 33% जो मिलता है बाजार में, उसका 10 किलो एकड़ पीछे जी 10 किलो एकड़ पीछे वो जिंक जो 33% मिलता है, जी वो जो 33% से कम है 24%, तो उसी मात्रा में आपको बढ़ाना पड़ेगा। जी और सर अगर आपने 33% जिंक सल्फेट डाला, जी उसको हर फसल में डालने की जरूरत नहीं है, फिर तीसरे साल जाके आप मिट्टी में डालेंगे, और इसको बोनी के पहले ही खेत में डालना है। वो डालते समय सावधानी रखें, क्योंकि 10 किलो एकड़ पीछे फेंकना बड़े कलाकारी का काम होता है। तो 10 किलो को डालना कैसा है, 5 किलो पूरब पश्चिम में डालें, 5 किलो उत्तर दक्षिण, माने क्रॉस करके खेत में डालें। ये एक ऐसी खाद है कि एक बार जमीन में पड़ गई वहीं पड़ी रहती है, पानी में घुल के चलती नहीं है। पानी में जरूर घुलती है, मगर ये जमीन में एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती, जैसे यूरिया बह के चला जाता है। तो जमीन में डालना है, 3 वर्ष में एक बार डालना है, 33% वाली डालना है, और डोज रखना है 10 किलो एकड़ पीछे। इससे कम डालेंगे काम नहीं चलेगा, 10 ही किलो डालना है 3 साल में एक बार। ठीक है ना, इतनी बात? यस सर, यस सर। अगला प्रश्न है पद्मनाभी त्रिपाठी जी का, डॉक्टर पीएन त्रिपाठी केवी के पन्ना से हैं। सर अपना प्रश्न रखें सर। पीएन त्रिपाठी साहब स्वयं को अनम्यूट करते हुए अपना प्रश्न रखें श्रीमान। पीएन त्रिपाठी साहब, डॉक्टर पीएन त्रिपाठी साहब। अगला प्रश्न है मनोज बिश्नोई जी का। मनोज बिश्नोई जी, यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अपना प्रश्न रखें, स्वयं का परिचय देते हुए अपना प्रश्न रखें। मनोज बिश्नोई जी, स्वयं का परिचय देते हुए अपना प्रश्न रखें। सर उनका माइक नहीं है। ओके, कोई बात नहीं है। त्रिपाठी सर प्रश्न रखें अपना, अनम्यूट करें अपने को। पीएन त्रिपाठी साहब स्वयं को अनम्यूट करते हुए अपना प्रश्न रखें। ओके, सुखविंदर जी जो है हरियाणा से हैं, सुखविंदर जी अपना प्रश्न रखें। तो नमस्कार सर, मैं सुखविंदर सिंह फतेहाबाद हरियाणा से। बताएं सर मेरा एक सवाल है, भी जैविक करते हैं, हर कोई कहता है भी जितनी खादें हैं सारी जहर हैं, और सारे ये जमीन से निकल रही हैं, तो इनमें जहर क्या है सर? हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर नहीं, सभी जहर नहीं है, एक्चुअली जहर नहीं कह रहे हैं उसको, लेकिन ये है कि हमें जो भी पोषक तत्व फसल को देना है वो संतुलित मात्रा में और समन्वित मात्रा में देना है। हमें बायो फर्टिलाइजर का भी उपयोग करना है, हमें गोबर की खाद या केचुआ की खाद या और कोई हमारे पास जो कंपोस्ट है उसका उपयोग करना है। फिर इसके बाद हमें रासायनिक उर्वरक का भी उपयोग करना है, जिससे हम जब संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को देंगे तो सॉइल का जो हमारा स्ट्रक्चर है, सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो हमारा मेंटेन रहेगा और हमारा फसलों का उत्पादन अच्छा मिलेगा। लगातार अगर हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे, ना वहां बायो फर्टिलाइजर डालेंगे, ना वहां पे हम जैविक खाद या गोबर की खाद डालेंगे, तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर कम होगा, पोषक तत्वों की जो मोबिलिटी है वो कम होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति में कमी आएगी। जहर नहीं है वो, लेकिन आपको सभी पोषक तत्वों को समन्वित मात्रा में, संतुलित मात्रा में उपयोग करने के लिए बायो फर्टिलाइजर, आपका जो गोबर की खाद है या जो कंपोस्ट है उसका उपयोग करना है। और फिर आपको मिट्टी परीक्षण के बाद जितनी मात्रा में जो चीज बताई जाए उस चीज का उपयोग करना है। जैसे अभी सर ने बताया आपको कि ज्यादा मात्रा में हम यूरिया का उपयोग करते हैं, खड़ी फसल में हम डीएपी का उपयोग करते हैं, जबकि हमें खड़ी फसल में डीएपी का उपयोग नहीं करना है, हमें आधार खाद के रूप में करना है। तो इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उससे हमारी सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो कम हो रहा है और उसकी हार्डनेस बढ़ रही है, जिससे हमारी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रही है। इससे बचने के लिए हमें संतुलित और समन्वित मात्रा में समस्त प्रकार के पोषक तत्वों को देना है। जी
सर मैंने मिट्टी टेस्ट करवाई, मेरी ऑर्गेनिक कार्बन 1.2 है और पोटाश, और उसमें पोटाश मेरी 625 आ रही है। भी हर चीज एक्सेस है, तो उसमें क्या मेरे को कोई यूज करनी चाहिए या नहीं? नहीं, आवाज थोड़ी आपकी मेरे को शुरुआत में सुनाई नहीं दी जी, क्या बोले? सर मैंने मिट्टी चेक करवाई अपने खेत की और मेरी ऑर्गेनिक कार्बन 1.2 आ रही है उसमें। अरे तो बहुत अच्छी मिट्टी है आपकी, एक अगर ऑर्गेनिक कार्बन है तो बहुत अच्छी सॉइल है। और पोटाश मेरी 625 आ रही है जी। तो आपकी सॉइल बहुत अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी फसल लें उसमें, और फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ब्लैंकेट रिकमेंडेशन है आपके इलाके की, जो रिकमेंडेशन होगी एनपीके की, उनको आप उपयोग करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छी मिट्टी है आपकी, अगर 1.2 ऑर्गेनिक कार्बन आ रहा है इसका मतलब मिट्टी आपकी बहुत अच्छी है। मेरे सारे एरिया में, पूरे हरियाणा में तकरीबन 0.2% कार्बन आ रही है। मेरे पास 35-40 पशु है, सारा गोबर मैं अपने खेत में यूज करता हूँ वो, इसीलिए आपका ज्यादा है ऑर्गेनिक कार्बन। जी सर। जी जी, आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 1 से ऊपर है, मतलब बहुत अच्छी मिट्टी है। ठीक है सर। सुखविंदर सिंह, हाँ जी त्रिपाठी जी, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। सर जी सर, जी सर। सुखविंदर जी हरियाणा से बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर। हाँ, आपकी जमीन जैसा भी डॉक्टर त्रिपाठी जी बता रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक कार्बन 0.7 से ऊपर जाता है, हाँ जी, उस जमीन में जो सिफारिश वैज्ञानिक लोग करते हैं उसका 50% ही डोज डालना है। ठीक है सर। आपका 1 के ऊपर जा रहा है, आपकी मिट्टी में आप लगता है गोबर के बाद आपके पास गाय भैंस बहुत ज्यादा में है, उसका जो गोबर निकलता है खाद बना के आप खेत में डाल रहे हैं। जी सर। ये अच्छा काम है। और हम इसमें सिफारिश करेंगे कि आपका जो पास का कृषि विज्ञान केंद्र है उससे आप संपर्क करें। जहां तक मेरा मत है, मेरा अनुभव ये कह रहा है कि अगर इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन है तो सिफारिश उर्वरकों की सिर्फ 25% मात्रा आपको देना है, बाकी मात्रा नहीं देना। अगर हरियाणा के वैज्ञानिक आपको गेहूं के लिए 100 किलो नाइट्रोजन बोलते हैं, अगर ऑर्गेनिक कार्बन इतना 1.2 1.3 जा रहा है तो 100 किलो की जगह मात्र आपको 20 किलो 25 किलो से ही काम चल जाए। एक बार तो भी आपने वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। अगर ऑर्गेनिक कार्बन इतना ज्यादा है तो आप तो बधाई के पात्र हैं। हमारे लिए तो इतना, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसान खेत में इतनी मात्रा में मिला। धन्यवाद। और जैसा आप बता रहे हैं, रासायनिक खाद ऐसे कोई सच जहरीले नहीं होते। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दूंगा, एक खेत में अपन सिर्फ गोबर की खाद डाल के खेती करें और दूसरे खेत में यूरिया और डीएपी और पोटाश डाल के खेती करें, 2 खेत, तो दोनों खेत में जो गेहूं का पौधा या धान का पौधा या जो भी पौधा होगा, वो जो खाद ग्रहण करता है एक ही रूप में करता है, कोई अलग अलग रूप में नहीं करता है। तो चाहे आप पोषक तत्व रासायनिक उर्वरक से डालें या पोषक तत्व अपने जैविक उत्पाद से डालें, पौधा सिर्फ न्यूट्रिएंट को जानता है, वो ही खींचता है। हाँ, अक्सर ज्यादा डोज में डालना वो क्या हो, हमारी जमीन को उपजाऊपन जो होता है उसको कम कर देता है, या वो पानी में घुल के हमारे तालाबों में कुओं में चले जाते हैं, जो मनुष्य के लिए और जानवर के लिए हानिकारक होते हैं। तो संतुलित मात्रा में आप डालेंगे, मिट्टी परीक्षण अनुसार डालेंगे। ये अनुभव है कि 100 साल का अनुभव है कि किसी तरह से मिट्टी के ये जहरीले नहीं होते। तो ये मेरा सुझाव था, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अगर आप संतुलित मात्रा में और बायो फर्टिलाइजर, गोबर की खाद और रासायनिक खाद मिलके खेती करेंगे तो आपकी जमीन खराब नहीं होगी। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगले प्रश्न के लिए मैं डॉक्टर पीएन त्रिपाठी साहब को आमंत्रित करता हूँ। हाँ सर, हेलो। बोले सर, आवाज सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? मैं वही चीज कहना चाहता था और हमारे सम्मानित डॉक्टर पहलवान साहब ने ही पूरी बात कह दी। उस समय वो किसानों ने प्रश्न किया था जो जिंक वाला मैटर था, तो क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट का था तो मैं बोलना चाहता था, उसके पहले हमारे सर ने उसको शंका समाधान कर दिया पूरा। नहीं त्रिपाठी जी बोल दो, थोड़ा सा बोल दो त्रिपाठी जी। नहीं सर, वो सब आपने बता दिया पूरा सर, वही बिल्कुल सर। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सर समाधान आपने बताया सर, और बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न है डॉक्टर संजय जैन का केवीके बैतूल से। सर अपना प्रश्न रखें। संजय जैन साहब। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर। सर सबको नमस्कार सर।
सर ये बैतूल जिले के किसानों का एक प्रश्न है कि अभी जो है सोयाबीन की फसल खेत में है और मतलब अभी एक फॉगी वेदर टाइप का बनने लगा है, तो इस मौसम में क्या ये फूल को इफेक्ट करेगा? मतलब उनकी समस्या ये है कि उनका बोलना ये है कि फूल गलने लगते हैं फॉगी वेदर की वजह से, तो इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन आ सकती है? त्रिपाठी हेलो, सर। सर त्रिपाठी सर। बताएंगे सर बताएंगे सर, डायरेक्टर फार्म साहब। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। जो आप संजय, तुम्हारी जी सर। इतनी बढ़िया फसल है खेत की, तुम वो जी सर। किसानों को दिखाओ ना। इतनी बढ़िया फसल तो मैंने इतनी कई सालों से नहीं देखी। तो पहले तो बधाई के पात्र हो कि तुमने जो सोयाबीन लगाई है वो एक्सीलेंट क्वालिटी, माने ग्रेड ए कहेंगे उसको। फिर थैंक भी यू सर, जो थैंक आपका यू। समस्या आ रहा है, ये क्या होता है कि अगर लगातार कई दिनों तक पानी रोज गिरता रहे और 15-15, 16-16 घंटे रिमझिम बारिश गिरे, तो वो जी ये जो ह्यूमिडिटी होती है ये बढ़ जाती है। और जी जी ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है कि जो पंखुड़ियां होती हैं कोमल, ये क्योंकि सोयाबीन का फूल बड़ा कोमल होता है, तो जी जी ये देखा गया है कि इसके ऊपर फूलों में गलन सी शिकायत आती है। जी। मगर ये किसी भी तरह से फली के निर्माण में घातक नहीं रहती है। सोयाबीन का फूल तो ऐसा होता है कि उसकी जो परागण की प्रक्रिया है, फूल ओपन बाहर नहीं आते उसका जो होता है पॉलिनेशन के दौरान, तो जी जी वो किसी भी तरह से फली बनने में बाधा क्रिएट नहीं करेगा फॉगी वेदर। हाँ, पंखुड़ी जरूर गलती दिखेगी अपने को, मगर किसानों को बिल्कुल बोलिए कि वो परागण होगा, फलियां बनेंगी और किसी तरह जी से उन फसल का नुकसान नहीं होगा। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन सर एक्चुअल में क्या है सर कि फूल गलते हुए किसानों को दिखते हैं तो वो चिंता में पड़ जाता है और फिर वो फंजीसाइड वगैरह का स्प्रे करने लगता है, तो वो करना सही है कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से वो अभी पौधे, ये गलने वाली शिकायत उस मौसम में भी आती है जब चने के पानी गिर जाए जी चने जी की फूल अवस्था जी पे। जी जी तो जी जी जहां तक मेरा अनुभव है, कोई भी दवा की अभी सिफारिश ना करें अपन लोग, जी जी कि फूल गलने को रोकने की प्रक्रिया बंद कर देगा कोई, ऐसी कोई दवा बाजार में है नहीं। जी 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 जी। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। समय भी बहुत हो चला है और प्रश्नों की श्रृंखला भी लगभग समाप्त हो गई है। चाहे वो चैट बॉक्स के प्रश्न हो, चाहे हैंड रेस के प्रश्न हो, अब कोई प्रश्न शेष नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत किया गया है, आज की संगोष्ठी और बहुत ही अनुकरणीय उद्बोधन आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर आशीष त्रिपाठी साहब ने दिया। संचालक प्रक्षेत्र महोदय का विगत 30 वर्षों का अनुभव हमारे किसान के लिए निश्चित रूप से अनुकरणीय है और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे किसानों को उनका मार्गदर्शन सतत और रूप से मिलता रहेगा। क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रभारी डॉक्टर MP दुबे साहब ने विस्तृत रूप से रूपरेखा आज के इस वक्तव्य की तैयार की। मैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से सभी स्वजनों का आत्मीयता पूर्वक हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आभार प्रकट करता हूं आज के हमारे वरिष्ठ सहयोगी साथियों का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे किसानों के साथ में आज के उद्बोधन को सुनने में दिया। मैं आदरणीय दिवाकर सिंह तोमर साहब का KVK उज्जैन, आदरणीय धनंजय सिंह साहब का KVK सीधी, डॉक्टर स्वप्नी दुबे साहब का वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी KVK रायसेन, डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर SK तिवारी KVK हरदा, डॉक्टर PN त्रिपाठी KVK पन्ना, डॉक्टर PK मिश्रा कृषि महाविद्यालय गंज बसौदा, आप सभी जो है प्रबुद्ध जनों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आभार प्रकट करता हूं हमारे दूर पड़ोसी राज्यों के उन किसानों का, जिन्होंने सतत रूप से निरंतर
जो है हमारा साथ दिया है किसी भी वेबिनार के आयोजन में। सतत रूप से उनकी उपस्थिति विगत 6 महीनों से निर्विघ्न रही। मैं सभी का जो है आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय प्रकाश मालपानी जी का, गया प्रसाद खोरे जी का, प्रेम खोरे जी का, सुखविंदर जी का, तरुण मिश्रा जी का, साथ ही साथ टीम बलराम संदेश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और टीम बलराम ने JNKV भी बहुत ही शॉर्ट नोटिस में तैयार किए गए इस कार्यक्रम को पूरे तन मन से इसकी पूरी तैयारी की, इसके फ्लायर बनाने से लेके। तो टीम बलराम से आदरणीय प्रणय व्यास साहब का, आदरणीय राजेंद्र चौरे जी का जो कि बड़ौदा गुजरात से हैं, धीरज गहलोत जी का जो कि नागपुर के हमारे जैविक किसान हैं और धान की पुरानी प्रजातियों की खेती में माहिर हैं। उनकी अपने विपणन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। साथ ही साथ पंकज पटेल खंडवा, विकास पटेल होशंगाबाद, सुरेश द्विवेदी, शिव कुमार जी मेरठ उत्तर प्रदेश, आप सभी का जो है हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और साधुवाद आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टीम बलराम संदेश का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम के यस सर। हाँ, थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे, 1 मिनट बाद। हमें मालूम है समय ज्यादा हो गया है, फिर सर, भी सर। कृषि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की तरफ से हम डॉक्टर त्रिपाठी जी जो KVK के इंचार्ज हैं सागर के, आज के मुख्य वक्ता रहे, उनको साधुवाद देते हैं कि उनने बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। साथ में सभी किसान भाइयों को पुनः में आजादी की स्वतंत्रता की बधाई देता हूँ। और अंत में हमें डॉक्टर प्यासी जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस में उनने एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम करा। और ये बलराम वेबिनार का जो प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ बलराम हो तो उसको जीत तो उसको मिलती है। तो ये बलराम प्लेटफॉर्म को बहुत ही इसमें अनुभवी लोग जुड़े हैं, आप जैसे अच्छे लोग इसमें जुड़े हैं। तो इस विश्वविद्यालय की तरह से सभी आयोजकों को और मुख्य वक्ता को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे सर। आदरणीय दुबे सर कुछ बोलना चाहेंगे? आदरणीय दुबे सर, सर अनम्यूट करें, सर अनम्यूट करें, स्वयं को अनम्यूट करें। प्यासी सर, आज 80 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। हाँ 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 सर अनम्यूट करें आप स्वयं को। 1 मिनट, आस्क टू अनम्यूट। व्यास साहब को देख के बड़ी खुशी हुई। व्यास साहब हमारे उसी कॉलेज के हैं जहाँ से हमने शिक्षा दीक्षा ली है। तो व्यास साहब को देख के तो मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है। सर मुझे भी बहुत खुशी होती है सर आप लोगों से मिलके, और आपको आज सुना, पहली बार सुना है सर, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैंने बताया कि आपका निर्देश प्राप्त हुआ है, व्यास साहब हाँ तुरंत करेंगे पूरी तैयारियां, और सर के निर्देशन में हमने पूरी तैयारियां कर ली, बहुत ही सहयोग मिला। हाँ सर, दुबे सर। हाँ, मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, जैसा कि शुरू में मैंने किसान भाइयों को 2 शब्द बोले थे सस्ती खेती करने के बारे में। जो महंगी खेती, उसका हम उत्पादन लागत कैसे कम करें, एक बिंदु मैंने दिया था किसान भाइयों के लिए। अपने खेतों का जो उनका जो स्वास्थ्य खराब हो गया है मृदा का, उसको सुधारने के लिए एक जो उसका जो अहम पहलू है, आदान है, वो है कार्बनिक खाद। अगर हम अपनी खेती को सस्ता करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण जो उभरते हैं विभिन्न फसलों में, और विभिन्न प्रकार के आदान देने के बाद भी जो उत्पादन नहीं मिलता, उसको सही उत्पादन लेने के लिए जो एक रामबाण है वो है कार्बनिक खाद। अगर हमारा हर किसान भाई कम से कम 3 वर्ष में 1 वर्ष, जैसे मैंने पहले भी अनुरोध किया था, भरपूर मात्रा में, क्योंकि कम मटेरियल में, कम संसाधनों में, कम मिट्टी में, कम गोबर में,
पानी में हम बहुत अच्छा कार्बनिक खाद लगभग 3.5 से 4 महीने में बना सकते हैं। ये फैक्ट्रियाँ हमारे किसानों के घर घर आजकल देखने को मिल सकती हैं। उसका उपयोग अगर हम खेती में करें तो जो विभिन्न प्रकार की पोषक तत्वों की, खासकर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी के लक्षण और उससे होने वाले जो नुकसान हैं, उससे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। साफ सुथरी खेती करें, जहाँ तक हो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व समग्र रूप से उपयोग करें, मतलब कार्बनिक खाद, जैविक खाद और आपका जैव उर्वरक और रासायनिक, इनका सही समायोजन करके विभिन्न फसलों की जो पोषक तत्वों की जो अनुमोदित दर होती है उसको ध्यान में रखते हुए इनको मिश्रण करके अगर हम इसको दें तो निश्चित मान के चलें कि हमारी खेती समृद्ध होगी, सरल होगी, सस्ती होगी और उनसे हमको प्रति इकाई क्षेत्र किसानों के लिए शुद्ध लाभ मिलेगा और हमारे जो खेत हमेशा के लिए धीरे धीरे सने सने, जैसे हम कार्बनिक खाद, जैविक उर्वरकों का उपयोग करेंगे, हमारी मिट्टी अच्छी बनने की तरफ आगे बढ़ेगी, मतलब स्वस्थ होगी और आने वाले वर्षों में हम बहुत अच्छे से खेती करके हम जो मतलब खेती करते हैं उसको और अच्छे से करके ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि खेती को परंपरागत रूप से जो आप खेती करते थे उसको छोड़ के हम व्यावसायिक रूप से अगर खेती करें, उस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आज भी खेती हमको फायदे का सौदा है, लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से कुछ इने गिने किसान जो बहुत अच्छी से खेती कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल इसमें घाटा नहीं हो रहा है। पुनः किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो बातें विशेषज्ञों द्वारा बताई जाती हैं उसको अगर आप लोग अक्षरशः पालन करेंगे, अपने मन से उसमें कोई जोड़ घटाना ना करते हुए अगर बात मानेंगे तो निश्चित मान के चलें कि आपको खेती अच्छा उत्पादन देगी और आपकी खेती के जो गुण हैं उसमें क्षरण नहीं होगा, जिसको हम लोग सस्टेनेबल खेती के बोलते हैं, वो आपके पास रहेगी और आपको सही उत्पादन मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं आदरणीय संचालक प्रक्षेत्र महोदय से कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहूंगा और इसी के साथ आदरणीय जी, हाँ, समाप्त कर दीजिए, अब हो गया, टाइम काफी हो गया। यस सर, यस सर, यस, थैंक यू वेरी मच सर। मैं पुनः सभी किसान भाइयों का, सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकों का और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अपने क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान के का धन्यवाद। स्नेह एवं मार्गदर्शन हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।